हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक। और ये जो बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जो कि पूरा कंप्लीट बैच कराऊँगा मैं आपको, लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस के लिए, इसमें 11 पद हैं। बट जो ये वीडियो सीरीज़ चल रही है, ये आपको हेल्प करेगी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में भी, और जो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पद आए हैं, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है? बट आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि तीनों ही एग्ज़ाम जो हैं वो अलग-अलग पैटर्न पे हैं, ठीक है? तीनों में जो केमिस्ट्री पूछी जा रही है वो अलग-अलग लेवल पे पूछी जा रही है, ठीक? तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आई बटन में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा, कंटिन्यू करिए, आई बटन में आपको राइट साइड टॉप पे यह जो है मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो जो कंपैरिज़न वाला वीडियो है, उसका लिंक मैं जो है वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में बच्चों अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है? कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो मैंने आपको कहा था मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। ऑर्गेनिक मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी जो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र है, उसमें भी ये टॉपिक आएँगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक करा देता हूँ, क्योंकि सबसे जो पास में एग्ज़ाम है, आई थिंक 19 नवंबर को एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का है, जिसके लिए बस अब 1 ही महीना रह गया है बीच में, ठीक है? मैं बोल सकता हूँ एवरेज 60 डेज़ आपके पास रह गए हैं, ठीक है? तो इसीलिए ऑर्गेनिक को भी थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला पोर्शन, जिसमें हमने जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद मैंने आपको पढ़ाया एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? और इसके बाद हमारा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक साइंस वाला या केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, और आज से हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर आप सिलेबस देखें तो ये लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस का सिलेबस गिवन जो हमें है, उसमें एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड डाइन्स, SN1 एंड SN2 रिएक्शन ये हमें दिया हुआ है। बट हमें हेडिंग जो डाल के दी है वो हाइड्रोकार्बन्स दी है। हाइड्रोकार्बन दी है तो एल्कीन, एल्काइन, डाइन, SN1, SN2 पे जोड़ दीजिएगा, मतलब इनको तो अच्छे से करना ही है। बट इसके अलावा जब हेडिंग हाइड्रोकार्बन हमें दिया है, तो दैट मीन्स हमें हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हाइड्रोकार्बन है क्या? तो नाम से ही हमें देखने को मिलता है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ही हो गया हाइड्रोजन, ठीक है? और साफ-साफ दिख रहा है, आगे लिखा है कार्बन। तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जहाँ पे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बंध जाएँगे, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है? बनते कैसे हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमने बिल्कुल पहली क्लास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरू करी थी, हमने देखा था कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको अगर अपना अष्टक पूरा करना है, तो दैट मीन्स इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है? और कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के पास ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन इसको अपना डबलेट पूरा करने के लिए चाहिए। ये कांसेप्ट हमने देखा था। इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनता है। तो कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन मतलब एक-एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से ले लेगा, तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डबलेट पूरा कर लेगा, और कार्बन इस तरीके से सहसंयोजक बंध बनाएगा। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता, तो समझ जाइए कार्बन पे वहाँ हाइड्रोजन गिवन है ना? कार्बन का सच्चा मित्र हाइड्रोजन है, ठीक? तो ऐसे कंपाउंड जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन एक-एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो उनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम सहसंयोजक बंध भी कह रहे हैं। तो इनके बीच में हमेशा एक सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आएगा, ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन्स हमने समझा क्या होते हैं। इसी तरीके से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम 2 तरीके से वर्गीकरण इसका कर सकते हैं, ठीक है? एक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, जिनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं, और दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम अनसैचुरेटेड असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन को अगर मैं वर्गीकृत करूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये जो है सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। अब ये सैचुरेटेड जो होता है, इसको हम पैराफिन्स नाम से भी जानते हैं, पैराफिन्स नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो हाइड्रोकार्बन आते हैं, वो एल्केन्स आते हैं, और ये मैं आपको शुरू में ही सब पढ़ा चुका हूँ। जब आपको नेमिंग पढ़ाया था ना, तब भी मैंने पढ़ाया था। बट मैं इसको एक चैप्टर वाइज़, क्योंकि इस चैप्टर में हम एल्केन्स की प्रिपरेशन बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज़ उसके गुण, जिसमें कि हम इसके भौतिक गुण, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे।
ठीक है? तो दूसरे टाइप के होते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, और असंतृप्त को भी मैं 2 पार्ट में बाँट सकता हूँ। एक होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और आप जानते हैं सर इनको हम तो एल्कीन्स नाम से जानते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो एल्काइन्स नाम से जाने जाते हैं। ठीक है? जो बच्चे देखो डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, इस क्लास के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं या इस चैनल से जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहूँगा प्लीज़ आप क्लास नंबर 1 से देखिए। अगर आपको बिल्कुल बेस में प्रॉब्लम है, तो क्लास नंबर 1 से देखिएगा, आपके बिल्कुल बेसिक डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेस अच्छा है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक? बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक की जो क्लास नंबर 1 है, वहाँ से आप जो है वीडियो को देखना शुरू कीजिए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ हिंदी, इंग्लिश इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी में भी कार्बन को कार्बन ही कहेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहेंगे, ठीक है? बस कुछ ही टर्म यहाँ पे चेंज होती हैं, जैसे सैचुरेट को संतृप्त कह रहा हूँ, अनसैचुरेट को असंतृप्त कह रहा हूँ। बाकी एल्कीन को हिंदी में भी एल्कीन, एल्कीन को एल्कीन ही कहते हैं, एल्काइन को एल्काइन ही कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी, इंग्लिश में एज़ सच तो कोई समस्या हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है? तो एल्कीन्स जहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद होगा, इस एल्कीन्स को हम सर ओलिफिन्स नाम से भी जानते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? एल्काइन वो होता है जहाँ कार्बन-कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर मैंने आपको बताया था एल्क, एल्क का मतलब ये सभी में एल्क, एल्क, एल्क लगा है, एल्क का मतलब ही होता है कार्बन, ठीक है? एन का मतलब है कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, ईन का मतलब है कार्बन पे डबल बॉन्ड और आइन का मतलब है कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? और इन सभी में देखो मैंने आपको बताया था एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए सर मिनिमम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे, तो उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते। जबकि एक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है? तो एल्केन 1 कार्बन वाला हो सकता है, बट एल्कीन जो है और एल्काइन जो है इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनेगा। क्या इसका कारण है? कारण यही है कि सर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो वो डबल इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करके भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है, मतलब डबल बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? अब आप जानते हैं इस कार्बन पे अगर 2 ही बॉन्ड हैं, तो ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मतलब इसके 2 सच्चे मित्र हाइड्रोजन ज़रूर इसके पास होंगे। ऐसे इस कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 ही बॉन्ड हैं, तो उसके पास 2 सच्चे मित्र हाइड्रोजन ज़रूर होंगे। कार्बन के पास उसके सच्चे मित्र हाइड्रोजन हैं, बट कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए। चाहे वो सिंगल ही हों चारों बॉन्ड, चाहे 2 डबल बॉन्ड हो, बाकी सिंगल होंगे। ठीक? अगर जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए? 4, तो चौथा कौन होगा इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए? सर वो हाइड्रोजन होगा इसका परम मित्र। ऐसे यहाँ कौन? यहाँ भी सर हाइड्रोजन होगा इसका परम मित्र। क्लियर है? तो कार्बन पे अगर वैलेंसी पूरी करनी है, कुछ नहीं दिख रहा, तो समझ जाइए वहाँ पे कौन है? वहाँ पे उसका सच्चा मित्र हाइड्रोजन है, जो उसका साथ नहीं छोड़ता है। क्लियर? तो चलिए आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं इन सभी की। सबसे पहले मैं आपको एल्केन मैंने बताया ना, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा एल्केन, जनरली हमने पढ़ लिया है वैसे तो, क्या होता है और आप जानते भी हैं। फिर इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में दोनों, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? जिससे हमारा कांसेप्ट बना रहे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएँगे। आलस नहीं करेंगे किसी चीज़ को पढ़ने में, प्रॉपर नोट्स बनाएँगे, रिवीज़न करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर बोलेंगे भाई क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? हमारा ही सिलेक्शन होगा, कोई बात नहीं पद 11 हैं बट हमने बहुत अच्छे से लड़ाई करी है। मैंने कल भी बताया था शायद क्लास के लास्ट में कि सिलेक्शन देखो ऑब्वियस बात है यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं होता है। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे। कुछ ऐसे होंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे प्लस प्लस नोट्स बनाएँगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएँगे, रिवीज़न करेंगे। वो चौथी स्टेज में है बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे, रिवीज़न नोट्स बनाएँगे, रिवीज़न करेंगे प्लस क्वेश्चन्स लगाएँगे। वो 5th स्टेज वाले बच्चे हो गए। तो कहाँ पहली स्टेज वाला बच्चा उस 5th स्टेज वाले बच्चे से कॉम्पिटिशन करेगा? और कॉम्पिटिशन होगा ही 11 सीट में उन बच्चों का। देख लेना, जो बच्चे उस स्टेज पे होंगे, जो वीडियो सीरीज़ पूरी देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरी, आप अपनी तरफ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न यही अप्लाई करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, नोट्स बनाने हैं, रिवीज़न करने हैं, प्लस क्वेश्चन्स लगाने हैं। यही पैटर्न रखिएगा और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, कांसेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। 100 क्वेश्चन को जब आप 2 घंटे में लगाने की कोशिश करोगे, हालाँकि टाइम सफिशिएंट है, बट कितने स्मार्टली आप कर पा रहे हैं? फिर प्रॉपर क्या क्वेश्चन पेपर को दोबारा से पढ़ पा रहे हैं कि कुछ छूट गया है, तो उसको भी अटेम्प्ट कर लूँ। तो ये चीज़ें सोचनी है, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, हालाँकि टाइम बहुत सफिशिएंट है। देखो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय, ठीक है? तो टाइम तो बहुत सफिशिएंट है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पढ़ा, टिक ऐसे वाले भी होंगे। और ऑब्वियस बात है मैथ के क्वेश्चन आ गए 2-3 थोड़ा टाइम लगेगा। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्विंग आ गया तो टाइम लगेगा।
ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी हमें करते हुए चलना है। चलो खैर, आगे आते हैं एल्केन्स पे। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है सर CnH2n+2। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट रिवीजन आपका करा रहा हूँ, ठीक है? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 आप कुछ भी रखेंगे, तो जैसे 1 रखते हैं तो सर ये बन जाएगा CH4, 2 रखेंगे तो C2H6, 3 रखेंगे C3H8, 4 रखेंगे C4H10, आगे आप रखते चलेंगे, ठीक है? तो ये एल्केन्स हैं। सर एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, n की वैल्यू 1 रखी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, 2 रखने पे ये 3, 4, 5 6 रखने बन जाएगा। एक कार्बन के लिए सर आपने ऑलरेडी पढ़ाया है, मिथ होता है और सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो एन होता है, ठीक है? इसीलिए क्या है एल्क, एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। तो एल्क, एल्क अगर कार्बन 1 होता है तो उसके लिए मिथ लगाते हैं, याद है? वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या आता है? मिथ। और ऑब्वियस बात है इसका जो सफिक्स है वो एन होगा, है ना? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। और याद है 2 तरीके के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एन वाला होता है, ईन वाला होता है, आइन वाला होता है, जबकि सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप वाला होता है। इसलिए नेमिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसको पढ़ने के बाद बेशक वो वीडियो बहुत लेंदी है, बट उसको पढ़ने के बाद नेमिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 एग्जाम है जो केमिस्ट्री बेस पे आ रहे हैं और तीनों में से मान के चलिए एक ना एक एग्जाम में आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक की नेमिंग करा रहा होगा, ठीक है ना? क्योंकि 3-3 एग्जाम है, अगर एग्जामिनर पे कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे तो नेमिंग वाले क्वेश्चन भी जरूर देंगे आपको, ठीक है? तो प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। फिर 2 कार्बन वाले को सर इथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एन हो जाएगा। सर इसका नाम प्रोप एन हो जाएगा। सर इसका नाम ब्यूट एन हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं, बस रिवीजन के लिए लेके चल रहा हूँ। इसका नाम पेंट एन हो जाएगा। क्लियर? अब मैं याद है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो CH2 यूनिट ऐड होता है, CH2 यूनिट ऐड होता है। सर यहाँ भी CH2 यूनिट ऐड होगा, ऐड करके देख लो भाई। CH4 में CH2 ऐड करो, C2H6 बन जाएगा। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन। और याद कीजिए अगर एक सीरीज मतलब सेम सीरीज एल्केन की अगर इनमें CH2 का अंतर दिख रहा है तो उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है? उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं सर अगर किसी सीरीज में 14 यू, ये 14 यू क्या है? जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और अगर आपके वाले वीडियो सीरीज में नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th वाला वीडियो अपलोड करा है, उसमें जाके देखिएगा, यूनिफाइड मास वाला भी कंसेप्ट मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है ना? तो 14 यू का मतलब है कि कार्बन जिसका मास भरा है प्लस हाइड्रोजन जिसका मास 1 है, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो उसको ऐड कर लीजिए, 14 यू आ जाएगा। इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है? और होमोलोगस सीरीज डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके जनरल साइंस जो पोर्शन होता है ना, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक चीज और, जनरल साइंस का भी वीडियो सीरीज मैं शुरू कर दिया है, ठीक है? जिसमें बायोलॉजी की क्लास मैं आपको दे चुका हूँ, जरूर इस सीरीज को देखिएगा। यूकेपीएससी आरओएआरओ मैंने आपको बोला था, ठीक है? और आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, ये जितने भी एग्जाम है, प्लस एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक है? या फिर रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो गया, या कोई भी साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम निकलते हैं, जो आपका फूड डिपार्टमेंट में एग्जाम निकलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एग्जाम निकलता है, सभी का एक कॉमन टॉपिक है जनरल साइंस। तो ये जनरल साइंस का जो आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें पूरा जनरल साइंस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले देखो हर तरीके से जनरल साइंस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल पे, फिर एनसीईआरटी और करंट अफेयर को जोड़ के पढ़ेंगे, और फिर ओनली करंट अफेयर पढ़ेंगे। 3 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे जिससे हमारा जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? हो सकता है वीडियो सीरीज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की भी हो, बट एक वीडियो सीरीज में आपका मैक्सिमम पोर्शन में कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एल्केन देखा, इनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सैचुरेटेड कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और साथ में इनको पैराफिन्स कहते हैं, बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है? पैराफिन, मोम की तरह दिखने वाले, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी यही है कि आईयूपीएसी नाम बता दो। तो आईयूपीएसी की देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे बच्चों उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है जिस पे 3 सीएचसी ग्रुप लगे हैं। तो इस कार्बन पे मैं पहले 3 सीएचसी ग्रुप लगा देता हूँ, उसको अच्छे से ओपन करके लिख लेता हूँ। फिर इस कार्बन के बगल में CH2 है, तो लो उससे आगे मैं CH2 लगा देता हूँ सर। फिर इसके आगे एक और कार्बन है, मैं लगा देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? फिर इस कार्बन पे भी 3 सीएचसी ग्रुप। तो कह रहा है इसका आईयूपीएसी नाम बता दो। तो आईयूपीएसी नाम जब भी हम बताते हैं ना सर, तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट रूल पहले ये होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन को पकड़ें, पकड़ लेते हैं कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यही लंबी चेन होगी। किसी का मन करेगा यहाँ जाने का, यहाँ चले जाओ, किसी का मन करेगा नीचे आने का, नीचे ले आओ, तब भी 5 ही चेन बैठेगी। अब यहाँ किसी का मन करेगा सर यहाँ से नंबर 1 कर लूँ, जहाँ से मन करना है, 5 ही कार्बन की चेन बैठने वाली है। आप करके देखिए, आपका मन करता है यहाँ से करूँ तो 1, 2, 3, 4, फिर भी ये सेकंड पोजीशन पे होगा। क्लियर?
तो अब जरा देखो, जब मैंने नंबरिंग करी तो उसकी सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे देखो, सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे भी क्या है सर, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो नेम क्या बन जाएगा, 2, 2, 4, 4। क्यों? क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 हैं, इसलिए 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। 2 पे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 पे भी 1 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल कितने? 4 मिथाइल हैं, तो टेट्रा हो जाएगा। और मिथाइल है तो मैं मिथाइल लिख देता हूँ। ये तो हो गया साइड चेन का नाम, जिसको हम याद है प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक? और उसके बाद अब आ जाएगा पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन में सबसे पहले इसका पेरेंट चेन का जो है वर्ड रूट देखिए। वर्ड रूट क्या होगा सर, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो जाएगा। बहुत सरल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कंफ्यूजन दूर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। आगे दिया है सर CH3 का ट्वाइस, मतलब इस कार्बन पे 2 CH3 दिए हैं। CH3 का ट्वाइस कार्बन पे, तो CH3 मतलब 2 बार दिए हैं कार्बन पे। और आपको पता है CH3 ग्रुप कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। आगे दिया है C2H5 का ट्वाइस, चलो C2H5 और ट्वाइस मतलब 2 बार ये दिया है। अब आपको बता देता हूँ, C2H5 आपका इथाइल ग्रुप होता है, तो इथाइल ग्रुप को भी हमेशा ओपन करके लिखें। तो इथाइल ग्रुप को मैं C2H5 को CH2CH3 लिख सकता हूँ, हाँ जी, 2 कार्बन है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, तो सर आपने C2H5 को ओपन करके लिख दिया। इसको ओपन करके लिखा है तो 2 है ना, देखो C2H5 का ट्वाइस है, 2 बार है, तो मैं इसको 2 बार ओपन करके लिख देता हूँ। क्यों लिखा? ताकि सर मेरी सबसे लंबी चेन मुझे दिखाई दे। अब देखो, मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करता ना सर 1, 2, 3, 4, ये चौथी पोजीशन पे दिखता। बट अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वें नंबर पे दिख रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 हमने यही पढ़ा था, सबसे लंबी चेन को पकड़ें। लंबी चेन को पकड़ा। आपका मन करता है नीचे से नंबरिंग करूँ, नीचे से कर लो तब भी तीसरे स्थान पे ही आएगा। ऊपर से कर रहे हो जब भी तीसरे स्थान पे ही आएगा। अब नेमिंग करना आप जानते ही हो। 3 पोजीशन पे 2-2 मिथाइल हैं, तो 3, 2 हैं, तो इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ 3, 3। कितने हैं? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। ठीक है? 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन। तो 3, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। बहुत सरल है। आगे है अगला टेट्रा टर्ट। टर्ट का मतलब यहाँ टर्शरी है। ये टर्शरी है, टर्शरी मतलब जिसपे 3 कार्बन जुड़े हों। तो टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट मिथ है। मिथ मतलब सर एक ही कार्बन है। पहली बात, जिनको नेमिंग समझ में नहीं आता वो हमेशा वर्ड रूट को पहले ढूंढो। वर्ड रूट क्या है सर, मिथ है। वाकई ये नेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा उनको तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये फैक्ट है। ठीक है, जिनको आता है थोड़ा बहुत भी, वो थोड़े से कंफ्यूजन में हो जाएंगे, और जिनको बहुत अच्छे से आता है वो तो करेक्ट लेंगे। ठीक है, तो डाउट कहाँ आता है सर कि कैसे इतने बड़े नेम का नेम करें, तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा पहले वर्ड रूट को ढूंढो। वर्ड रूट में मिथ है। मिथ मतलब एक कार्बन है, ये एन है मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसके बाद है टेट्रा। टेट्रा मतलब कोई भी 4 बार है। कौन है टेट्रा बार? 4 बार। टर्शरी बुटाइल 4 बार है। अब टर्शरी बुटाइल कौन सा ग्रुप होता है सर? कार्बन जिसपे 3 CH3 ग्रुप लगे हों, याद है टर्शरी। टर्शरी वो ग्रुप होता है सर, टर्शरी वो ग्रुप होता है जहां कार्बन पे 1, 2, 3 ग्रुप लगे हों। तो कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसपे 1, 2, 3 ग्रुप लगे हों वो टर्शरी ग्रुप। अब कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल, क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल है? हाँ जी बिल्कुल है। 1, 2, 3 ग्रुप लगे इसलिए टर्शरी है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। गिन लो फिर से, 1, 2, 3, 4। तो सर यस, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। इसका नाम बिल्कुल जो टर्शरी ब्यूटाइल लिखा है वो सही लिखा है। क्लियर? अब कितनी बार है ये टर्शरी ब्यूटाइल? टेट्रा मतलब 4 बार है, तो बस उसको 4 बार लिख लो। क्लियर है? बेशक ये थोड़ा-सा डाउटफुल लगेगा, हार्ड लगेगा, बट हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस माँगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। इसीलिए मैंने जिस दिन नेमिंग पढ़ाया था, आपको यह सजेस्ट किया भी था कि नेमिंग अब पढ़ लिया है, क्योंकि नेमिंग के रूल पढ़ाने में, समझाने में ही 2 ढाई घंटे लग गए। तो और बाकी हालाँकि मैंने क्वेश्चन थोड़े बहुत करके प्रैक्टिस कराए थे, पर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 11th और 12th के एनसीईआरटी में जितना भी नेमिंग दिया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है? नेमिंग का प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। 3 एग्ज़ाम है केमिस्ट्री बेस पे, तो तीनों में से एक ना एक में तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। क्लियर है? तो इसीलिए इसको हल्के में लेकर जाके तैयारी ना करें, अच्छे से इसकी बिल्कुल तैयारी करें। अब इसके बाद सर क्या करें? अब हम क्या करेंगे? हमने कार्बन की पूरी चेन बना ली, अब हमारा रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 से मान लूँ, 2 से मान लेता हूँ, 3 से मान लेता हूँ, 4 से मान लेता हूँ, 5 से मान लेता हूँ। सर आपने ऐसे क्यों लॉन्गेस्ट चेन मान लिया? हम तो नहीं खेल रहे, है ना? देखो इसलिए मान लिया, आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर वाले को मान लो, आपकी मर्ज़ी यहाँ वाले को 1 मान लो, ये 1 मानोगे 2 हो जाएगा, ये 1 मानोगे 2 हो जाएगा, कहीं से मान लो, ऊपर से मानना 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तब भी 5 ही बैठेंगे। आप किसी भी साइड से देख लो, उस साइड से सिलेक्ट करना, पहली बात जिस साइड से लॉन्गेस्ट चेन रहेगी,
दूसरा, जिस साइड से ग्रुप पास पढ़ेंगे, किधर से भी कर लो, सेकंड नंबर पे ही ग्रुप पड़ेगा, सेकंड नंबर पे CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा वो आपको देखना होता है। ठीक है? तो ये बेसिक्स था, फंडा था नेमिंग के लिए, तो वही चीज़ मैंने अब तक करी। बट इसके 2 पोज़ीशन पे तो मिथाइल है, 4 पोज़ीशन पे मिथाइल है, सर साफ-साफ दिख रहा है। बट थर्ड वाली पोज़ीशन पे ना देखो, थर्ड वाली पोज़ीशन पे ये अलग से पूरा ग्रुप है। ये देखना, इतना बड़ा ग्रुप अलग से है। तो इस ग्रुप की याद है जब साइड में ग्रुप होता है, तो उसकी अलग से नेमिंग करनी पड़ती है। तो कैसे नेमिंग करूँगा? 3, 3 क्यों 3, 3? क्योंकि 3 पे ऊपर भी है, 3 पे नीचे भी है, तो 3, 3। अब इसका नेम क्या बनेगा? तो याद है इसका नेम मैंने बताया था 1, 2, 3, इसका 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश करके करूँगा, याद है? तो इस तरीके से नेमिंग बताया था। तो इसका नाम क्या बन जाएगा देखो, 2 डैश, ठीक है? 2 डैश पे क्या है? सर मिथाइल है। भाई इसके सेकंड पोज़ीशन पे मिथाइल भी तो है, तो 2 डैश मिथाइल, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन आ जाएगा, है ना? प्रोपेन, अच्छा प्रोपेन आएगा, प्रोपाइल आएगा? प्रोपाइल आएगा क्योंकि इससे जुड़ रहा है ना? तो जब जुड़ा होता है तो आइल आता है। ठीक? अगर ये सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ा होता, H होता तो प्रोपेन हो जाता, बट ये जुड़ा है तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है? अच्छा ये 2 बार है बट, तो डाई लगाना मत भूलना, इसके बाहर डाई भी लगा देना। क्यों लगाया सर डाई? क्योंकि 3 पोज़ीशन पे 2 बार है, तो 3, 3 डाई, ठीक है? देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो 3 पे 2 बार है, तो 3, 3 डाई। डाई पे क्या? फिर याद है ब्रैकेट के अंदर, इसके लिए 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश करके नेम लिखते हैं, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है? अब इसके बाद आ जाओ मेन चेन पे, मेन चेन पे ब्रांच में है? हाँ जी है, 2 और 4 पोज़ीशन पे है, तो फिर आगे क्या लिखूँगा? बताओ 2, 2, 4, 4 क्यों? क्योंकि 2 पे भी 2 मिथाइल, 4 पे भी 2 CH3 2 मिथाइल हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 मिथाइल, मतलब टेट्रा मिथाइल, ठीक है? देखो साइड चेन, सभी साइड चेन का मैंने नाम कर दिया, लिख दिया, और साइड चेन का नाम हमेशा याद है प्रीफिक्स में होता है, पहले लिखा जाता है। देन उसके बाद अब मेन चेन आ गई, मेन चेन में वर्ड रूट क्या बनेगा? 5 कार्बन के लिए पेंट बनेगा और सभी सिंगल बॉन्ड्स जो है एन बनेगा। है ना बड़ा सा नाम? बट ऐसा ही नाम अगर एग्ज़ाम में इतना ही लिखा आएगा बस, ठीक है? और इतने में ही गड़बड़ हो जाएगी कि इसका भैया IUPAC नेम करके बता दो। ऐसा ही सरल सा क्वेश्चन, और देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने के चांस होते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है? बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स इस तरह के आपको क्वेश्चन्स कराए जाएँगे, प्रैक्टिस कराए जाएँगे ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपके एग्ज़ाम में रहे ही ना, है ना? 100% श्योरिटी देखो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये कोई भी टीचर नहीं कह सकता, ठीक है? अब कॉम्पिटिशन बहुत अलग लेवल का हो चुका है, बहुत अलग, और सही बोलूँ रिसोर्स बहुत बच्चों के पास है, तो आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि बेटा तेरा सिलेक्शन होगा, बहुत सरल सी बात है। पर हाँ, मेहनत करके जाओगे, इतने कॉन्फिडेंस में तो होगे कि 3 एग्ज़ाम आ रहे हैं और तीनों में से एटलीस्ट एक पे तो मैं पकड़ बना ही लूँगा, है ना? एक को मतलब मान लो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, जिसमें आप प्रैक्टिस मैच खेलने चले गए, है ना? आगे आने वाले आपके जो मैच होंगे वो बिल्कुल वनडे होंगे, उसमें आप ऑब्वियस है, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है? 3 है चांस, बेशक सीट कम है, बट सोचिए 3 चांस है आपके, ठीक? चलेगा। आगे आते हैं, इनकी प्रिपरेशन बनाने की विधि, कैसे एल्केन्स को बनाया जाता है। तो एल्केन्स जो हैं, इनकी हम प्रिपरेशन बनाने की विधि, इनको समझते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, उनसे कैसे बनाए जाते हैं। और ये बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है? इस रिएक्शन का नाम मैंने लिखा भी था, सेंडर-साबाटियर रिएक्शन, ठीक है? सेंडर-साबाटियर रिएक्शन, इस रिएक्शन के मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए थे। सर इतने सारे नाम क्यों बताते हो? बड़ी ही कन्फ्यूजन होती है। बेटा जी अभी कन्फ्यूजन में रहकर कन्फ्यूजन दूर कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहोगे तो भैया फिर तो आप अपने एग्ज़ाम को लक बाय चांस निकाल रहे हैं, और लक बाय चांस तो किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। 11 बच्चे भी अगर बहुत अच्छे पढ़ने वाले मिल गए, मैंने बताया ना 5th स्टेज वाले बच्चे, 11 नहीं, इतना बड़ा उत्तराखंड है भई, बहुत अच्छी आबादी है, बहुत अच्छे साइंस ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि 11 बच्चे भी नहीं होंगे कि जो भई पढ़ रहे हों और क्वेश्चन्स लगा रहे हैं, ऑब्वियस बात है, इस तरह के बच्चे बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो सोचो उनमें से ही कोई होगा मास्टर जो आके गेम जीतेगा, बाजी मारेगा, ठीक? तो ख़ैर पीटी-पीडी-एनआई और हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो याद है इसका नाम मैंने बताया था, हाइड्रोजिनेशन भी होता है। हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इससे हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, वनस्पति घी, जिसको याद है पुराने टाइम पे डाल्डा नाम से आता था। डाल्डा नाम का एक ब्रांड होता था, उसमें जो वनस्पति घी होता था वो आता था, और हम जनरली उसका नाम डाल्डा ही हमने रख दिया था कि वो डाल्डा है। देखो पहले ब्रांडिंग ही ऐसे करी जाती थी, है ना? कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये लगता था, अब भी हम लोग काफ़ी यही बोलते हैं कि कोक लिया, पेप्सी लिया, हम ये नहीं बोलते कोल्ड ड्रिंक लिया। तो ये सब ब्रांडिंग का ही हमारे माइंड पे असर है।
है ना? तो ब्रांडिंग कैसी हो रही है उसका ही असर है। हम बोलते हैं डालडा खा लो, डालडा नहीं भाई, वो वेजिटेबल घी होता है, डालडा तो वो ब्रांड था, जो उस वेजिटेबल घी को बर्तन में भर के देता था। बट हमें डालडा ही डालडा दिखता था, तो हमें लगता था हाँ भाई वो उसका नाम ही डालडा है ना? ऐसा नहीं होता था। चलिए, तो ये है कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, ये एक एडिशन रिएक्शन भी याद है, एडिशन रिएक्शन आपको 4 तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन भी बताई थी। एडिशन रिएक्शन वो होता है और एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हाइड्रोजन जहाँ पे जुड़ेगा केवल ऐड होगा, हाइड्रोजन ही कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऐड होता है, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इस वाली रिएक्शन में इथीन है, ठीक है? इस पे हाइड्रोजन जुड़ा, ये बन गया इथेन। तो ईन था, अनसैचुरेटेड था और ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त से क्या बन गया? सर ये सैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड बन गया, संतृप्त यह बन गया। ठीक है? सैचुरेटेड बन गया, संतृप्त यह बन गया। ठीक है ना? तो इसको हम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड रिएक्शन भी अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है? और इसको हम स्टैंडर्ड-साबाटियर रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? या फिर सिंपली लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ने से भी किस पे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हमें क्या मिल जाता है? एल्केन मिल जाता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जब भी हाइड्रोजिनेशन करा दोगे, हाइड्रोजिनीकरण करा दोगे, ठीक है? किसकी प्रेजेंस में? पीटी प्लैटिनम है, पीडी पैलेडियम है, एनआई निकल है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वह अपने सरफेस पे एडजॉर्प्शन कराते हैं, एब नहीं एड, एडजॉर्प्शन कराते हैं। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है, सतही फिनोमेना होता है, जिसमें मॉलिक्यूल सरफेस पे आके चिपकते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है और आपको इथेन मिलता है। खैर मैं उस वाले टॉपिक पे अभी नहीं जा रहा, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बट हाँ, अगर किसी की पढ़ने की इच्छा हो, तो टॉपिक जब सरफेस केमिस्ट्री लेके आऊँगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि मैं कहूँ चलिए इसका प्रोडक्ट बताना, इसका प्रोडक्ट बताइए चलो, ठीक है? एच लगाना पड़ेगा और यहाँ CH। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम पीटी, पीडीएनआई डाला है, प्रोडक्ट बताइएगा, सभी को दिख रहा है, साफ-साफ प्रोपेन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक? एक चीज़ और यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी कैसा होता है सर? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त होता है। यदि इस ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन कराना है, इस पे अगर हाइड्रोजन जोड़ना है, तो रेनी निकल डालना होता है। ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रेनी निकल डालूँगा, रेनी निकल डालते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एल्केन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये डायरेक्ट एल्केन में, मतलब क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। कहने का मतलब ये है, जब भी आपको एल्काइन, ये है प्रोपाइन, एल्काइन को अगर डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करना है, उसका हाइड्रोजिनेशन कराना है, तो उसमें क्या डालेंगे? सर इसमें रेनी निकल डालेंगे। ये क्या करता है? रिएक्शन के रेट को और बढ़ा देगा और ज़्यादा रिएक्टिव भी बना देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड पे भी जुड़कर कितने हाइड्रोजन जोड़ने होंगे? पहली बात सर यहाँ 4 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो 2H2 क्यों? क्योंकि इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। देख लो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ गए, एक भी नहीं था हाइड्रोजन इस कार्बन पे और इस कार्बन पे सर 2 हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन पे सर 1 हाइड्रोजन था, अब इस पे कितने हो गए? 3, मतलब 2 हाइड्रोजन और आ गए। क्लियर है? ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से देखो बहुत तरीके से हम एल्काइल हैलाइड के प्रोडक्ट से या एल्काइल हैलाइड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बन सकता है। ठीक है? हम एल्केन की प्रिपरेशन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया अनसैचुरेटेड से, अब पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएं। ठीक है? अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल आपका ऑब्वियस बात है कार्बन वाला ग्रुप होगा, कितनी बार बता चुका हूँ, एल्काइल, एल्क मतलब कार्बन। ठीक है? आइल मतलब ये जुड़ रहा होगा, किससे जुड़ रहा होगा? हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन से। ठीक है? तो आर एक्स, आर आपका कोई अल्काइल ग्रुप, इस पे एक्स कोई हैलोजन है। ठीक? यदि इसकी रिएक्शन मैं करा दूं, किससे करा दूं? जिंक और मान लो उसमें एसिड डाल दूं, जिंक प्लस एच प्लस, एच प्लस मतलब एसिड, आपको पता है जो सॉल्यूशन में एच प्लस देता है वो एसिड होता है। या फिर मैं जिंक प्लस या उसमें बेस डाल दूं, बेस वो होता है सर जो सॉल्यूशन में ओ एच माइनस देता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये आर्हीनियस का कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड अम्ल वह होता है जो सॉल्यूशन में विलयन में H प्लस देता है और बेस या क्षार वह होता है जो विलयन में सॉल्यूशन में OH माइनस देता है। ठीक है? या फिर एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए कि जिंक कॉपर कपल, है ना? मतलब ये जिंक कॉपर का एलॉय है। ठीक है? कपल का मतलब यहाँ एलॉय है, जिंक कॉपर का एलॉय है। ठीक?
अगर कह दे कि सर ये रिएक्ट कर रहा है C2H5OH और ऐसी रिएक्शंस काफ़ी बार देखने को मिलती हैं कि हमें समझ में नहीं आता है क्या दिया है, पूछना क्या चाह रहा है। तो ध्यान में रखना इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में कि RX एल्काइल हैलाइड लिखा होगा, ZnCU कपल और वहाँ इथेनॉल दिया होगा और हमें नहीं पता चलता कई बार प्रोडक्ट क्या है, फिर हम तुक्का मार के आते हैं। तुक्का नहीं मारना है, ध्यान में रखना। ऐसी कंडीशन में ये X हट जाता है, इसकी जगह हाइड्रोजन वहाँ आके जुड़ जाता है, ठीक है? दैट मीन्स आपको एल्केन मिल जाएगा। एल्केन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो, एक एल्काइल हैलाइड ले ही लेते हैं। मान लो CH3Br मैंने ले लिया। CH3 आपका R की जगह CH3 ग्रुप रख दिया। X कोई भी हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन और आप सभी को पता होना चाहिए कि हैलोजन फैमिली में और पता भी होगा ऑब्वियस, हैलोजन फैमिली में आपके कौन-कौन से मेंबर होते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है? ये आपके 4 मेंबर हैं जो हैलोजन फैमिली में होते हैं। हालाँकि और भी होते हैं जैसे एस्टीन हो गया, हेप्टियम हो गया, UH हो गया, ये भी होता है। बट हाँ, ये मेनली 4 जो रिएक्टिव होते हैं, ये हम लेते हैं। उसके अलावा बाकी मान के चलते हैं वो रेडियो एक्टिव है, उनको हम जनरली पढ़ाई नहीं करते हैं। बाकी ये 4 ही हम लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक? तो मैंने यहाँ लिया CH3Br, इसका नाम अगर बोला जाए तो कॉमन नेम हो जाएगा सर मिथाइल ब्रोमाइड। ये तो सर इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC क्या बनेगा? तो एक ही कार्बन है, 1 ब्रोमो इथेन इसका मीथेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? अब एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखा आ जाए, या तो जिंक लिखा हो प्लस HCl लिखा हो, ऐसे लिख दे, है ना? या फिर लिख दे जिंक प्लस NaOH लिख दे। ठीक है? या फिर ऐसे लिख दें जिंक, कॉपर कुछ भी इसमें से लिख दें, ठीक है? जिंक कॉपर कपल लिख दें, ठीक? प्लस वहाँ पे दे दें उसके साथ में इथेनॉल, है ना? जो पक्की दारू होती है। तो जैसे ही ये देगा समझ जाना है बस यहाँ CH3 पे H लग गया, कार्बन जिस पे 4 हाइड्रोजन मतलब एल्केन बन गया और ऑब्वियस बात है 1 कार्बन वाला है, तो सर इसका नाम मीथेन हो जाएगा। क्लियर है? याद कर लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड सेकंड है वुर्च रिएक्शन। सर ये रिएक्शन तो हमको याद है, काफ़ी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही है, ठीक? और जो बच्चे रिवीज़न करते हैं लगातार केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? मुझ जैसे बच्चे होंगे जो शौक रखते हैं पढ़ने का, ठीक है? केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, तो उनको तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया होगा, ये क्या है वुर्च रिएक्शन? बहुत सरल सी रिएक्शन होती है। सर इसमें भी एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें आप सोडियम मेटल ले लेते हो, ठीक है? एक और एल्काइल हैलाइड लेते हो, ये मैं क्लास 12th वाले मेथड से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें मैकेनिज़्म पे गौर नहीं करना है, ठीक है? मैकेनिज़्म वगैरह ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन जैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि कंप्लीट करके भी दे और फिर मैच द फॉलोइंग में दे दे, है ना? क्वेश्चन किसी भी तरह के बन सकते हैं भाई, ठीक? तो उसके लिए यही बनता है कि आपने प्रीवियस ईयर कितने एनालाइज़ करे हैं, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर जितने एनालाइज़ करोगे ना या फिर क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे कांसेप्ट दिमाग में क्लियर होते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें डाला जाता है ड्राई ईथर, ठीक? और देखो रिएक्शन तो याद होनी चाहिए, अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट याद होंगी, तो ही एग्ज़ाम में समझ पाओगे, तो ही एग्ज़ाम में चीज़ें क्लिक होंगी, ठीक है? तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा है, ये Na ये X के साथ चला जाता है। अब आपको पता होता है एक सोडियम के लिए एक ही X चाहिए होता है, इसलिए मैं यहाँ 2 सोडियम लिखूँगा क्योंकि 2X है, तो एक सोडियम के साथ एक X, तो 2 सोडियम के साथ 2 X चले जाएँगे। ड्राई ईथर होगा, फिर ये NaX चला जाएगा, तो R और R के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा और आपको मिल जाएगा सर 2NaX, ठीक है? वुर्ज रिएक्शन है, बहुत प्यारी ये रिएक्शन होती है, ठीक? ऐसी वुर्ज फिटिक रिएक्शन होती है, फिटिक रिएक्शन होती है, 3 रिएक्शन होती हैं, तीनों ही मैं जल्दी से एक बार करा देता हूँ आपको, ठीक? तो R मतलब एल्केन हो गया, RR है ना? RR नहीं है, केवल 2 R है, एल्केन हो गया, ठीक? जल्दी से इस वाली रिएक्शन को देखेंगे, जैसे यहाँ मैं Br लगा दूँ, ठीक है? और मैं क्लास 12th वाले बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है कि मैं सभी पास आउट को पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी बेसिक सी बात है, ये तो हम जानते ही हैं। सर यहाँ डाल देंगे ड्राई ईथर, जिनको ईथर नहीं पता वो ROR ये वाला ग्रुप ईथर होता है, तो ऐसा कंपाउंड दिया होगा या फिर ऐसे भी लिखा आ जाए एग्ज़ाम में C2H5 का होल ट्वाइस O, कई बार तो हम इसे ही नहीं पहचान पाते क्या लिखा है, तो देख लो C2H5O C2H5 ही लिखा है, 2 बार मतलब ट्वाइस करके लिखा है, ठीक है ना? तो कन्फ्यूज़ मत होना R2O लिख दिया कहीं। तो कई बार तो हम इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि R2O क्या लिख दिया, है ना? तो ऐसे ही कई बार हमें कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो आप जानते हैं यहाँ से Br Na के साथ लीव आउट हो जाएगा और CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? CH3 बॉन्ड बना लेंगे और वुर्च रिएक्शन को नेम रिएक्शन के लिए भी याद रखा जाता है कि जब भी कार्बन की चेन बढ़ानी हो, देखो भई 1 कार्बन है, 2 कार्बन बनाने हैं मतलब कार्बन को आपस में जोड़ना है। कहीं भी कार्बन जुड़ रहा हो, 1 से 2 कार्बन हो रहे हैं, 2 से 4 कार्बन हो रहे हो, तो समझ जाना वहाँ वुर्च रिएक्शन का कहीं न कहीं रोल हो रहा होगा, ठीक है? कहीं न कहीं वुर्च रिएक्शन वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे। इस तरीके से भी इसको ध्यान में रखा जा सकता है और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिला? सर 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड साथ में आपको मिलेगा। 2 कार्बन है आप सभी जानते हैं सर ये तो इथर लगा दिया, इस पे एन लगा दोगे तो एन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही वुर्ज के अलावा एक और रिएक्शन होती है वुर्ज फिटिक रिएक्शन।
ठीक है, वुर्ज-फिटिक, ये लगभग-लगभग सारी एक जैसी ही रिएक्शन है। बट वुर्ज-फिटिक में क्या होता है? वुर्ज का मतलब सिंपल एल्काइल कार्बन, एल्काइल हैलाइड, ठीक है? आप जानते हो ये R एल्काइल है और H यहाँ हैलाइड है। अगर एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, ये भी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, तो सिंपल एल्केन मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा, सिंपल चेन वाला मिल जाएगा, तो सर वुर्ज रिएक्शन होगी। वुर्ज-फिटिक में क्या होगा? बस सर यहाँ पे आप क्या कर लोगे ना, एक एल्काइल ले लोगे, एक एराइल ले लोगे। एराइल मतलब बेंजीन वाला, जिसमें बेंजीन हो या फिनाइल ग्रुप हो, ठीक है? तो ये R लिख देता हूँ या R डैश लिख देता हूँ। सेम रिएक्शन है, सेम आपको सर ड्राई ईथर लेना है और सेम आपको प्रोडक्ट मिलेगा R R डैश। R डैश क्या है? कोई भी एल्काइल है। ठीक ये सॉरी एल्काइल है, एल्काइल और ये है एराइल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3Cl है प्लस 2 Na है, Na भी 2 लिख लेना है, ठीक है? 2 Na है और यहाँ मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ये ले लेता हूँ Cl, CH2 और ये ले लेता हूँ बेंजीन, ये ले लेता हूँ बेंजीन, ठीक है? अब ये देखो Cl और ये Na यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, ठीक है? और जब ये लीव आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सर 2NaCl निकल जाएगा और ये CH3 ग्रुप इस CH2 पे जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? सर एक ही 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब ये इथाइल है और उसके आगे बेंजीन दिखाई दे रही है, तो सर इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। ठीक है? द नेम इज़ इथाइल बेंजीन, है ना बहुत सरल सी बात। तो ये है वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। वुर्ज-फिटिक में क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप होगा, एक एराइल, एराइल मतलब बेंजीन वाला ग्रुप होगा। क्लियर? बहुत सरल है। वुर्ज में दोनों ही एल्काइल, वुर्ज-फिटिक में एक एल्काइल, एक एराइल ग्रुप होगा। ऐसे ही अच्छा मैंने जगह नहीं छोड़ी क्या? चलो, कोई बात नहीं। ठीक है? एक और रह रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन। कहाँ पढ़ाऊँ? रफ करके यहीं ऊपर ही बताया। ठीक है? वो भी आसान है। भई फिटिक में क्या होगा? दोनों ही एराइल होंगे, बस ये बात है। ठीक है? ये रफ नहीं हो रहा है, 1 मिनट देना भई। काहे रफ नहीं हो रहा? चलो, ऐसे ही डी करके लिख देता हूँ। अब है फिटिक रिएक्शन। सर फिटिक का मतलब समझ में आया। अगर वुर्ज है तो एल्काइल होगा, फिटिक है तो एराइल होगा। क्लियर? मतलब 2 बेंजीन वाले ग्रुप हैं, ठीक? 2 Na ले लिया, फिर एक और बेंजीन वाला ग्रुप ले लिया ऐसे ही, मान लो Cl, CH2 और ये ले लिया बेंजीन। बेंजीन मतलब साइक्लिक जनरली हो, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये लीव आउट हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगी। बस इतना ही काम करना है। इतनी सी बात को बस यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बता दो भई वुर्ज रिएक्शन में से कौन-सी दिख रही है ना? फिटिक रिएक्शन कौन-सी दिख रही है? कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है? तो ये आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें? चलो, नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोऑक्जेलिक एसिड। कार्बोऑक्जेलिक अम्ल से कैसे ये जो है बनाया जाता है, इसको भी समझते हैं। तो इसमें क्या करें इसमें आप ले लें एसीटेट ग्रुप को ले लो, ठीक है ना? यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अच्छा, कार्बोऑक्जेलिक एसिड से बनने को मैंने नाम अभी बोल भी दिया, तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जो याद आता जा रहा है, ठीक है? मैं उसको लिखता जा रहा हूँ, डीकार्बोऑक्सिलेशन, ठीक है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। डीकार्बो, कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका निकल जाना। तो डी का मतलब ये होता है निकलना, जैसे डिहाइड्रेशन पानी का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, डीहैलोजिनेशन हैलोजन ग्रुप का निकलना, ठीक है? तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप कहीं पे अगर निकल रहा हो, तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, यहाँ पे हम लेंगे माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देता हूँ। इसका नाम क्या बना सर? इसका नाम है सोडियम और ये आप जानते हैं एसीटेट होता है। तो सर इसका नाम बना सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, वैसे एसिटिक एसिड होता है, बट इसका नाम बनेगा एसीटेट, TAT। 8 क्यों आया? सर जिसमें माइनस चार्ज होता है उसके लास्ट में आपने बताया था 8 या आइड आता है, ठीक है? तो ये माइनस चार्ज वाला है इसलिए इसके नाम में 8 आया, ठीक है? या फिर इसका नाम अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सर सोडियम है, ये 2 कार्बन वाले को इथ कहते हैं। वैसे इथेनॉइक एसिड होता, बट माइनस चार्ज है तो इथोनेट बन जाएगा, ठीक है? इथेनेट बन जाएगा, ध्यान में रखना। अगर कार्बोऑक्ज़ैलिक होता, कार्बोऑक्ज़ैलिक अम्ल होता तो हम जानते हैं सर COOH होता और COOH होता तो ये इथेनोइक एसिड होता, है ना? बट यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ओइक की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है? इथोनेट ये आपका बन जाएगा, क्लियर? अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और डीकार्बो ऑक्सीलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे NaOH डालना होता है, ठीक है? इसको हम
NaOH और साथ में यहाँ डाल देना CaO। इसको हम कई बार सोडा लाइम भी बोलते हैं, ठीक है? सोडा लाइम, ठीक? मतलब सोडियम डाला है हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे लाइम CaOH डाला है, ठीक है? और इसको आप हीट भी करेंगे हल्का-सा फ्लक्स में डालकर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया एल्केन CH4 और साथ में यहाँ मिल जाएगा Na2CO3, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, ठीक है इट इज़ सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा और CH4 आप जानते हैं यही तो हमारा एल्केन होता है। मतलब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सॉल्ट ले लें, सर सॉल्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप? सॉल्ट वो होता है जनरली जिसपे एक कैटायन और एक एनायन होगा, जैसे NaCl, NaCl एक सॉल्ट है, लवण है, नमक है, तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। सेम यहाँ पे सोडियम पे प्लस है, एसीटेट पे माइनस है, तो आपने क्या करा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपने एक सॉल्ट ले लिया। उस सॉल्ट की रिएक्शन जैसे ही आप सोडा लाइम से कराएँगे, तो आपको एल्केन मिलेगा और जो उसका बाई प्रोडक्ट होगा सर वो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है? और एल्केन एक कार्बन वाला है तो उसका नाम मीथेन हो जाएगा। क्लियर? अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब अगर मुझे बताओ यदि मैं आपको सोडियम ब्यूटेनेट दूँ तो? सोडियम ब्यूटेनोइट, ठीक है? एग्ज़ाम में अगर मान लो पूरा क्वेश्चन ना लिखा है, कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन सोडियम ब्यूटेनोइट, ठीक है, रिएक्ट विद सोडा लाइम, इतना ही क्वेश्चन लिख के छोड़ दे तो। अब हमें यही नहीं पता सोडियम ब्यूटेनोइट क्या है, तो बड़ी समस्या है, ठीक है? हमें यही नहीं पता सोडा लाइम क्या है, तो फिर बड़ी ही समस्या है, ठीक है? तो ध्यान में रखना है, ये NaOH और ऐसे करके भी लिखा जाता है अच्छा CaOH नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट COA होता है, ठीक है? कैल्शियम COH तो कुछ बनता ही नहीं है, मैंने H लिखा है ना गलती से, COA होता है, ठीक? कैल्शियम ऑक्साइड, यही हमारा लाइम होता है ना, लाइम का फॉर्मूला यही होता है, ठीक? और ये हमारा सोडा है, तो सोडा लाइम भी इसको कह देते हैं। सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो शॉर्ट में सोडा कह देंगे और CO लाइम हमारा होता है, ठीक? तो सोडियम ब्यूटेनेट क्या होता है? सर ब्यूटेन है तो सर पहली बात इस पे आप 4 कार्बन लगा दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। O8 है मतलब ये इथेनोइक एसिड था बट इस पे माइनस चार्ज है तो O8 आ गया। अब बचे हुए कार्बन पे सर इस पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दूँ, इस पे भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दूँ, इस पे 1 ही बॉन्ड है तो सर इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दूँ। बन गया सोडियम ब्यूटेनेट? हाँ जी, बन गया। सोडियम कहाँ लगा है पर? लगा लो जल्दी से। अब होता क्या है कि सर यहाँ पे सोडियम ब्यूटेनोइट में होता क्या है कि ये आपको पता है सर यहाँ से सोडियम जो है बाहर निकल जाएगा, लीव आउट हो जाएगा। जब ये लीव आउट होगा तो सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na2CO3 बाई प्रोडक्ट, ठीक है? और यहाँ कितने कार्बन बचेंगे? सर यहाँ एल्केन के केवल 3 ही कार्बन बचेंगे, 3 ही कार्बन बचेंगे। सर लिए तो 4 थे, बिल्कुल लिए थे, बट एक जो चौथा वाला मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो आपका कार्बन है, इस यही तो Na2CO3 के साथ मिलकर Na2CO3 बना रहा है। क्लियर है? अब ये कैसे बन रहा है? इसके लिए अगर आप रीज़न ढूँढे, तो सिंपल सा रीज़न है कि सर कार्बन यहाँ से लीव आउट हो गया, एक Na यहाँ से मिल रहा है, एक Na ये रहा, तो 2 Na मिल गए, Na2 हो गया। ये कार्बन है, सर यहाँ भी एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन 2 ये रहे, एक कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगा, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगा तो मिल गया ना Na2CO3 ऐसे करके मिलेगा। क्लियर? अब आप देखो कितने कार्बन बचे? सर जितने कार्बन बचेंगे 3 ही बचे हैं, तो उतने ही का एल्केन मिल जाएगा। सर प्रोपेन मिलेगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि जितने कार्बन होंगे उसका एक -1 उससे कम आपको एल्कीन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक वाला आपका जो कार्बन होगा, वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, मतलब वहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ें? चलिए। नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है? जनरली अगर हमारा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता, तो मे बी इसकी मैकेनिज़्म भी हमसे करने को बोलता, है ना? कि बताओ कैथोड पे ये रिएक्शन कैसे होती है, एनोड पे कैसे होती है। तो सेम पिछले वाले की तरह, यहाँ पे भी आप क्या लेते हैं, सोडियम इथेनोएट या फिर वही आप क्या लेंगे, एक सॉल्ट लेंगे सोडियम का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोडियम और कार्बोक्सिलिक का जो सॉल्ट है, वो यहाँ पे सिमिलरली आपको लेना है। इसका नेम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। सर इसका नाम हो जाएगा सोडियम, यहाँ पे 2 कार्बन है, एथ, एन ओइक एसिड होता, ओइक एसिड नहीं है क्योंकि यहाँ एच नहीं है, उसकी जगह सोडियम है, माइनस चार्ज है तो इसका नाम आ जाएगा OH, ठीक है? सोडियम इथेनोएट बन जाएगा ये। इसका हम क्या कराते हैं, वाटर की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है बिजली की प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है? टू ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? टू ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की प्रेजेंस में यदि किसी अणु को तोड़ा जाए, तो उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्लियर? अब इसमें और पिछली रिएक्शन में क्या अंतर है? सर पिछली रिएक्शन में पहली बात हम सोडा लाइम ले रहे थे, ठीक है? यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं। पिछली रिएक्शन में केवल हम इस सोडियम इथेनोएट का
एक ही मॉलिक्यूल ले रहे थे। सर यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कार्बन भी 2 वाला मिलेगा। मतलब 1 से तो 1 CH3 आएगा, 2 हैं तो 2 CH3 आएँगे और जब 2 CH3 आपस में जुड़ जाएँगे तो बोलो क्या मिलेगा सर? यहाँ पे इथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। साथ में आप इसके बाय प्रोडक्ट अगर याद करना चाहें, याद कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे NaOH निकलेगा। यदि आप इस और इस बाय प्रोडक्ट को ना भी याद रखें, वैसे याद करवा देता हूँ हाथ के हाथ कि 2 CH3 ना 2 CH3 निकल गए और देखो कितने CO2 निकलेंगे? सर ऑब्वियस बात है CO2 भी 2 ही निकलेंगे, तो 2 CO2 आपने निकाले ना? बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? फिर से बोल देता हूँ, देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जब 2 CH3 निकले, तो 2 CH3 आपस में जुड़ गए, ईथेन बन गया। CO2 कितने दिखाई दे रहे हैं? सर CO2 भी 2 ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। क्लियर है? अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएँगे, ये निकल गए H2। क्लियर? और जो बच गया, वो सोडियम के साथ चला जाएगा, NaOH बन जाएगा। बहुत सरल है याद करना। बट मेन बात क्या याद करनी है? क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि जब कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराते हो, तो बताओ एनोड पे क्या मिलता है? और कैथोड पे क्या मिलता है? ठीक है? कैथोड पे क्या मिलता है? एनोड पे कैसा चार्ज होता है सर? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है सर? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत सरल सी बात है। तो यही पूछा जाता है कि बताओ एनोड पे क्या मिलेगा? तो ध्यान रखना जो एल्केन होगा, ए फॉर एल्केन, ए फॉर एनोड। एल्केन हमेशा कहाँ मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा। बहुत सरल सी बात है। ए फॉर एनोड, ए फॉर एल्केन ऐसे करके याद कर सकते हो। याद करने के तरीके हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद किया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बताओ जब कोलगे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो बताओ एनोड पे क्या मिलता है या फिर एल्केन कहाँ मिलता है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है? तो ध्यान में रखना है इन कांसेप्ट्स को। अब बाकी मैं दे रहा हूँ आपको ब्यूटेनोइक एसिड फिर से और आप बताएँगे ब्यूटेनोइक एसिड से कौन-सा हमें यहाँ पे जो है एल्केन मिलेगा। ठीक? और ब्यूटेनोइक एसिड फिर से बना के दिखा देता हूँ। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होने चाहिए। ओइक एसिड है, ठीक है? तो ओइक एसिड होता तो सर OH होता। बट मैं कह रहा हूँ सोडियम ब्यूटानेट दिया है, मतलब ब्यूटानिक एसिड का सॉल्ट दिया है, ठीक? तो सोडियम ब्यूटानाइट दिया है, सोडियम पे प्लस होगा, मेटल है, तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा। क्लियर? नाम बनाइए, तो नाम बन गया सोडियम, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओइक एसिड होना चाहिए था, पर माइनस चार्ज है तो ओइक तो नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 किस पे आता है? इसमें माइनस चार्ज होता है, तो सोडियम ब्यूटानेट इसका नाम हो जाएगा। फिर सेम सर जल डालूँगा, सेम ऊपर की तरह मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँगा, तो मुझे दिखेगा यहाँ से ये CO2 तो निकल जाएगा। फिर कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन। कितना लेता हूँ? ट्वाइस लेता हूँ। मतलब ये 3 कार्बन और 3 कार्बन आपस में जुड़ जाएँगे, टोटल 6 कार्बन जुड़ जाएँगे। क्लियर? और 6 कार्बन जुड़ेंगे, 14 हाइड्रोजन जुड़ जाएँगे। जिनको नहीं समझ में आया कैसे? तो भैया वो ऐसे करके ही लिख लो, CH3, CH2, CH2। ये थे पहले वाले 3 कार्बन और 2 बार है ना, 2 बार लिख लो, CH2, CH2, CH2। क्लियर? ये यही चीज़ लिखी है। और बाकी जिनको पता है सर आपने स्मार्टली एल्कीन बन रहा है, 6 कार्बन वाला एल्कीन का फ़ॉर्मूला CCH14 होता है, क्योंकि हमने एल्कीन का जनरल फ़ॉर्मूला पढ़ा है CnH कितना 2n+2 आपने शुरू ही इससे किया था, वो डायरेक्ट इस बात को समझ रहा होगा। साथ में क्या निकलता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में क्या निकलता है सर? हाइड्रोजन, साथ में क्या निकलता है? 2 मोल्स ऑफ NaOH। ये भूल भी जाएँ, बट ये ना भूलना क्या कि सर एल्केन कहाँ मिलेगा? ए फॉर एल्केन, ए फॉर एनोड। ठीक है? हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? सर ये मिलेगा कैथोड। है ना? ये चीज़ें ना भूलना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन और काफ़ी बच्चे जो रेगुलर केमिस्ट्री पढ़ते हैं समझ में आ रहा होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ CO ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इट इज़ द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं अपचयन क्या होता है? सर अपचयन होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। ऑक्सीजन के हटने को हम रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन को जुड़ने को भी रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, बट हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट रहा हो, तो ऑक्सीजन हटेगा, इसकी जगह कौन आएगा? सर इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाए, इसकी जगह कौन आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था और ऑब्वियस बात है जब कार्बन पे 2 बॉन्ड है, ये क्या बनाया है? ये तीर सा, ये तीर कुछ नहीं है कार्बन के बॉन्ड है, बस जोड़ के एक साथ बना दिया, आप चाहे तो अलग-अलग बना लो, ठीक है ना? कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि सर ये पता नहीं क्या तीर बना दिया। तीर का मतलब ये है यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, ठीक है? बट मैंने फिलहाल कार्बोनिल ग्रुप बताया है तो इसलिए मैं ग्रुप नहीं लगा रहा, मान के चलो यहाँ कोई ग्रुप होगा। वो क्यों नहीं लगाया वो भी बता देता हूँ, उसका रीज़न भी बताऊँगा, टेंशन ना लें। ठीक? तो पहले तो ये समझे कार्बोनिल ग्रुप। इसका रिडक्शन करना है तो ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन किसी के नाम पे अगर कोई रिएक्शन लिखी है, मतलब उसने कुछ स्पेसिफिक दिया है उस रिएक्शन में। तो क्या कहता है क्लीमेंसन? ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे
जिंक एमलगम डाल दो। ये क्या है जिंक अमलगम, और साथ में डाल दो सर कंसंट्रेटेड HCl। अब ये जिंक अमलगम क्या है आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं Hg होता है मरकरी, मरकरी होता है पारा, और जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा धातु है जो लिक्विड स्टेट में द्रव्य अवस्था में मिलता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज ओनली द मरकरी। आप सभी जानते हैं, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लियर। बट इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, इससे थोड़ा और ऊपर पढ़ते हैं कि मरकरी जब भी एलॉय बनाता है तो पहली बात वो लिक्विड होता है, जिंक आप जानते हैं सॉलिड होता है, जिंक बिल्कुल जैसे सिल्वर होता है ना, सिल्वर बिल्कुल सेम वैसे कलर का मेटल होता है, ये सॉलिड होता है, मरकरी लिक्विड होता है। तो मरकरी जिस भी सॉलिड मेटल के साथ जुड़ता है तो ये बनाता है एमलगम। क्या बनाता है? एमलगम, नॉट बबलगम, है ना। क्या बनाता है? एमलगम बनाता है। तो मरकरी हमेशा ध्यान रखना मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ क्या बनाएगा? एमलगम बनाएगा। और ये भी काफी सारे प्रीवियस ईयर में जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफी बच्चे इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। बट जो बच्चे इसको एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उनके दिमाग में ये बातें नहीं होती हैं, तुरंत इसको दिमाग में क्लिक करा लीजिएगा। एमलगम मरकरी के एलॉय को कहते हैं, ठीक। तो ZnHg जिंक एमलगम है और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं कंसंट्रेट HCl के साथ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जुड़ते हैं 4 हाइड्रोजन। कैसे 4 हाइड्रोजन? सर 2 हाइड्रोजन तो कार्बन पे चले जाएंगे और बचे हुए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और यहाँ से सर जल का मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है। ये है ओवरऑल रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म आप देखेंगे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट होगा BSc सेकंड ईयर वाला, वहाँ पे मैंने क्लीमेंस रिडक्शन इन सभी की मैकेनिज्म प्रॉपर्ली कराई है। हालांकि मैंने बीच में यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था, एक्चुअली थोड़ा जॉब बाहर था, ठीक। बाकी जब और ऑब्वियस है मैं यूट्यूब से तक दूर ही था, ठीक है, तो वापस आया हूँ। बट हाँ 2020 में ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ क्लीमेंस रिडक्शन वगैरह। तो सारी नेम रिएक्शन जो होती है BSc में ग्रेजुएशन में उनकी मैकेनिज्म प्रॉपर्ली मैं करा चुका हूँ। जिनको मैकेनिज्म देखनी है वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो यह कार्बोनिल ग्रुप जिंक HCl डाला, जिंक अमलगम डाला, कंसंट्रेटेड HCl डाला, तो आपने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये कार्बोनिल ग्रुप लिया है, बट इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर ग्रुप लगा दूं तो सर आप जानते हो दोनों साइड वाला तो कीटोन होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बट एक साइड से ग्रुप हटा के हाइड्रोजन लगा दूं तो CHO ग्रुप बन जाएगा। सर नहीं समझ में आया? देख लो भैया, ग्रुप हटा दूं H लगा दूं तो CHO ग्रुप बन जाएगा और CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब डायरेक्ट बताता हूँ, ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की है, ठीक। तो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन इनका रिडक्शन कराओ, चलो जल्दी जल्दी इनका प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो क्लीमेंस रिडक्शन कैसे पहचानूंगा भैया? इससे पहचानूंगा कि जिंक एमलगम दिया है, ठीक है, और प्लस लिख दिया कंसंट्रेटेड HCl। अगर ऐसा लिख दिया तो समझ जाना भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्लीमेंस रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। कितने हाइड्रोजन डालूंगा? सर 4 हाइड्रोजन डालूंगा। क्यों? कि 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को रिडक्ट कर देंगे, उसकी जगह पे जुड़ जाएंगे, तो कार्बन क्या मिल जाएगा? 2 हाइड्रोजन वाला मिल जाएगा। और फिर देखोगे कि सभी सर कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि क्लीमेंस रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्केन में, एन में, सिंगल बॉन्ड वाले में। देख लो भाई, कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 3 कार्बन है प्रॉप और सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सरल सी अभिक्रिया है, ठीक है। बाकी अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने को दूं तो आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। सेम ZnHg डाला, नाम बताओ। अच्छा इसका नाम बताओ पहले, क्या बनेगा? सर इसका नाम बनेगा प्रोप एन टू ओन। कैसे बनाया? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन है प्रॉप, उसकी सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा है, जिसके दोनों साइड ग्रुप होते हैं वो कीटोन होता है, अभी बताया। तो प्रोपेन टू ओन, कीटोन के लास्ट में कीटोन का जो सफिक्स होता है उसमें ओन लगता है। सर इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े एन, और ओन हो जाएगा। ओन क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कीटोन है, दोनों साइड इसके ग्रुप हैं, कीटोन है, क्लियर। होता क्या है, जब मैं रिडक्शन कराऊंगा क्लीमेंसन वाला तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। जब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो जोड़ दो सर, कौन सी बड़ी बात आई? ये लो मैंने ऑक्सीजन के तो हाइड्रोजन जोड़ दिए। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, साइकिल है तो साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से एन, तो मिल गया ना, क्लियर है। अब बाकी देखो बच्चों, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही कन्फ्यूजन दूर होगी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट मुझे आंसर में कमेंट में लिख के बताएंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट, डायरेक्ट का नेम लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दोनों एक ही चैप्टर की रिएक्शन है और इनको पढ़ाया भी ऐसे अगल बगल में ही जाता है उस चैप्टर में। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो एनसीईआरटी में भी ये अगल बगल में है। तो सेम कार्बोनिल ग्रुप, चलो मैं पहले कार्बोनिल ग्रुप ही लेता हूँ, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका भी रिडक्शन कराना है तो इसका भी लास्ट प्रोडक्ट एल्केन ही मिलेगा। बट ध्यान रखना, वॉल्फ किश्नर में जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या ले रहे हैं? सबसे पहले आप ले रहे हैं हाइड्रोजीन, NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन क्या करता है? यहाँ से H2 इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे। ये H अगर ऑक्सीजन को लेके निकलेंगे ना
तो H तो निकल गया और आपको ये N डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ से H2 और यहाँ से O मिलकर क्या निकला होगा सर, H2O निकल गया होगा और इसी जगह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें कोई भी बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डालना है बस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस डालना है। तो C2H5ONA डाल दो आप, सोडियम एथॉक्साइड डाल दो, सोडियम, नाम लिख रहा हूँ, 2 कार्बन है इथ और ऑक्सीजन लगा तो इथ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्साइड आता है, सभी को पता है। सोडियम एक तो ऑक्साइड लगाएंगे तो आप देखेंगे इसके मैकेनिज्म मैं नहीं करा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आप देखेंगे कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अच्छा प्रोडक्ट बताओ, बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, यहाँ से एक तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में आपको मिलेगा इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ये हाँ इथेनॉल मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान। तो हमने देखा यहाँ भी हमने कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया सर, कार्बोनिल ग्रुप को आपने एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एल्केन की प्रिपरेशन है। देखो उसकी तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि कार्बोनिल ग्रुप की जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो गई, क्लियर। बट एल्केन के लिए क्या हो गई, प्रिपरेशन, कि एल्केन को कैसे बनाया जाता है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। चलो अब सेम मैं कहानी दे दूं, बोलो बोलो जी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर देखो मैं ऐसे करके लिख दूं कि पहले फर्स्ट, ऐसे करके भी लिखा होता है एग्जाम में, पहचानना होता है भाई, यही तो पहचानना है। सेकंड करके लिखा होगा C2H5ONA, ऐसे करके लिख देगा। अब बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो। तो भाई सिंपल है सर, NH2 डाल रहा हूँ, हाइड्रोजन डाल रहा हूँ, तुरंत याद आना चाहिए। अच्छा इसका नाम क्या बनेगा पता है, इसका नाम बनेगा हाइड्राजोन। क्या बनेगा, हाइड्राजोन। ओन क्यों सर, ये कीटोन वाले ग्रुप की जगह पे आ गया, इसलिए इसका नाम हाइड्राजोन हो। बहुत सरल है, देखो नाम याद करना, क्लियर। इट इज बनेगा हाइड्राजोन, यह बनेगा हाइड्रोजोन, ठीक है। तो खैर ये देखो कार्बोनिल ग्रुप की जगह पे डायरेक्ट मैं बस हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों स्टेप एक ही बार में हो गए भाई। यहाँ तो स्टेप में 1 बाय 1 चला, बट 1 और 2 का मतलब है दोनों स्टेप मैंने एक ही बार में कर दिया। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद होना चाहिए ऐसे केस में कि हाँ इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, ये वॉल्फ फ्रिशनर रिडक्शन है, ठीक है। ऑक्सीजन हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और नाम जानते हैं इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस के लिए जल्दी से देता हूँ एक क्वेश्चन, अब ये तो खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं 1 बाय 1 करके देता हूँ। पहले NH2 प्रोडक्ट नंबर ए बताइएगा क्या है, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो जिस तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं सारा टाइप में लिख रहा हूँ, फिर दे देगा C2H5ONA, बता दो बी क्या होगा। तो कमेंट में ऐसे करके लिखना, ए ये बनेगा, बी ये बनेगा, नाम लिख देना डायरेक्ट, तो नाम पता ही चल रहा होगा। इसका बन जाएगा साइक्लो पेंट हाइड्राजोन और ये बन जाएगा लास्ट में क्या, साइक्लोपेंटेन। हिंट भी पूरी दे चुका हूँ, बना के देखिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है फ्रॉम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 1। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक से बना है मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, कार्बन से यदि कोई मेटल जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, मेटल जुड़ जाए, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनो मेटेलिक कहेंगे। बहुत सरल सी बात है ना, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, कार्बन से मेटल जोड़ दो, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कहेंगे। अब कार्बन ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऐसी कंडीशन पे कार्बन पे हमेशा माइनस चार्ज होगा। और मेटल अब सभी जानते हैं, मेटल धातु वो होता है जिसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और यदि है इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। बहुत सरल सा फंडा है, बहुत सरल सी बात है और ये हम जानते भी हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं CH3Li, सर हाँ जी, यहाँ कार्बन और Li लिथियम है, लिथियम एक मेटल है, ठीक है ना। और आजकल तो Li का बहुत बोलबाला है, जितनी भी रिचार्जेबल बैटरी हैं Li करंट अफेयर में आप द हिंदू उठाओ, आपको हर हफ्ते में Li लिथियम का कहीं ना कहीं बॉक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन जो कमेंट होगा किसी ना किसी का वो मिल ही जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ टाइम से अब तो खैर कम हो गया, बट हाँ बीच में तो Li इतना चला था कि न्यूज़पेपर में डेली एक ब्लॉग Li के ऊपर मिल जा रहा था, ठीक। तो खैर Li की मैं बात करूं तो Li पे आएगा प्लस चार्ज और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, ऑब्वियस है माइनस आएगा। ये सिंपल सा फंडा, ठीक है, याद करने का। जैसे आपने एक पढ़ा होगा और बहुत फेमस, ये तो इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में सर, ये तो बहुत ही दिखाई देता है, ये तो इतना दिखाई देता है कि पूछो ही मत। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रीजेंट, ग्रिगनार्ड रीजेंट। काफी बच्चे कह रहे हैं ओ हाँ हाँ यही नाम था, यही नाम था, है ना, काफी को दिमाग में भी आ रहा होगा, कुछ ऐसा ही था। बाकी जो थोड़े से और हमारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब और ज्यादा एडवांस बच्चे हैं, वो ऑब्वियस बातें जानते होंगे, और ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो जानते हैं इट इज द ग्रिगनार्ड रीजेंट। जो 12th पास आउट करके आए होंगे वो पक्का कह रहे होंगे हाँ ये तो हमने पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा, और जैसे ही नाम बोला अरे हाँ हाँ इसका नाम यही होता है ना। तो खैर, तो ये है ग्रिगनार्ड रीजेंट, ठीक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से कैसे मिलता है, तो सबसे पहले समझो, एक छोटी सी बात से समझाता हूँ।
आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मान लो Li से जुड़ रहा है, मतलब जैसे मिथाइल लिथियम है, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल लिथियम। अच्छा, इसका नेमिंग भी बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट टू राइट इसका नेम करना होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का किसी को नेम करना है, लेफ्ट टू राइट कर दो, लेफ्ट में है मिथाइल, मिथाइल लिथियम। अब काफ़ी बच्चों का मन करेगा सर मिथाइल को राइट में लगा दूँ, तो मैं फिर ये कहूँगा पहले कार्बन का नेम करना देन मेटल का, क्यों? क्योंकि नेम भी ऐसे ही है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक, तो बस यही करना। अब देखो इसमें सर इसका नाम क्या होगा? सर उसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसलिए कह रहा हूँ लेफ्ट टू राइट नेमिंग करना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत सरल है, ठीक है? चलो, ये है आपका एल्काइल लिथियम। अगर जब भी इसके रिएक्शन ऐसे ग्रुप से कराए जाए जिसपे एक एक्टिव हाइड्रोजन हो, क्या हो सर? उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जैसे पानी है, पानी पे H प्लस होता है और OH माइनस होता है, बॉन्ड टूटा नहीं है इसलिए पार्शियल चार्ज बना रहा हूं। ऐसे ही यहाँ भी लिथियम मेटल है तो उस पर पार्शियल प्लस, आर पे कैसा आएगा? पार्शियल माइनस आएगा। अब आप सबको सब इस रिएक्शन में दिख रहा होगा, ऑलरेडी ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू करा था ना, बताया था ना कि जब भी रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा प्लस और माइनस के बीच में, तो बस यही फंडा लगाना है। लिथियम पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, OH पे माइनस है, इनको आपस में जोड़ दो, तो सर यहाँ मिल जाएगा LiOH, बट R पे माइनस है, H पे प्लस है, तो आपस में जुड़ जाएगा। तो देख रहे हो ना, R मतलब एल्काइल, इस पे हाइड्रोजन लगा है तो एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। नहीं समझ में आया तो इसी CH3Li को ले लो, ठीक है? इस CH3Li की जल से रिएक्शन करा दो अभिक्रिया। बेटा पहली बात, एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और ब्लास्ट भी हो जाता है अभी कर, है ना? बहुत ज़्यादा हीट, एक्सेसिव हीट निकलती है, ठीक? तो यहाँ माइनस, हम जानते हैं यहाँ प्लस आएगा। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। Li पे कैसा सर? पार्शियल प्लस, इस पे कैसा? माइनस, तो Li तो OH के साथ घूमने निकल गया, ठीक है? और बचा कौन? CH3 और H। CH3 और H तो हमारा एल्केन ही होता है, मीथेन, ये मीथेन ही तो है CH4, ठीक है? और क्या मिल जाएगा? सर LiOH मिल जाएगा। क्लियर है? जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूँ प्रॉपर्ली इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही अगर आप मान लो CH3Li ले रहे हो, मिथाइल लिथियम ले रहे हो, इसकी रिएक्शन करा दो फेवरेट चीज़ के साथ, क्या? इथेनॉल। इथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दो, ठीक है? पक्की वाली शराब। तो क्या ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे कैसा आएगा सर? प्लस आएगा। ऐसे ही Li पे कैसा आएगा सर? प्लस, कार्बन पे कैसा आएगा? माइनस। अब यहाँ पे प्लस है तो सर 100% ये ऑक्सीजन के साथ लेके भाग जाएगा। कार्बन पे माइनस है तो ये इस H के साथ चला जाएगा, है ना? तो भाई जिसपे भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखाई दे, ऐसा हाइड्रोजन, जनरली बुक में ये लिखा रहता है विद एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ एर्गोलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन, तो क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो यहाँ तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की ये रिएक्शन हो गई और एल्केन की प्रिपरेशन हो गई, एल्केन को हम बना रहे हैं, ठीक है? क्या मिल जाएगा? LiOC2H5। और बीएससी लैब असिस्टेंट का जो ये पद है, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका चैप्टर भी है, पढ़ाऊंगा भी आगे, ठीक है? हेटेरोसाइक्लिक कल जो एरोमेटिसिटी है उसमें पढ़ाया था, वो आपका पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनोमेटेलिक ये पूरे चैप्टर हैं, तो वहां पे रिएक्शन फिर से देखने को मिलेंगे। और ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ये लैब असिस्टेंट या मैं बोलूँ क्लास 12th वाले में नहीं है ना? क्लास 12th वाले में नहीं है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, बाकी बीएससी वाले बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक? तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, समझ में आया होगा? जहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा, किसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, वो एक्टिव हाइड्रोजन को खुद से जोड़ लेगा, एल्केन बना लेगा और भैया जो बचा हुआ उसका मेटल है ना, उसको दूसरे कंपाउंड के साथ भेज देगा, ठीक है? बहुत सरल सी रिएक्शन है। आगे बढ़ें, चलिए एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। आपने इस रिएक्शन का नाम सुना भी होगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सर कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपने कभी हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये रिएक्शन देखने को मिल जाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है? क्या होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन में? तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आप लेते हैं जिंक और एल्काइल हैलाइड, ठीक है? जैसे यही रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी रहती है और इसको आप करते हैं हीट, ठीक है? क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जिंक आयोडीन के साथ यहाँ लीव आउट हो जाता है, आयोडीन के साथ यहाँ लीव आउट हो जाता है, ठीक है? और जैसे ही ये आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है, तो आपको जैसे याद है, अभी एक और रिएक्शन ऐसी देखी थी जहाँ सोडियम लिखा था बीच में, वहाँ 2 सोडियम लिए थे क्योंकि एक सोडियम पे +1 होता है, तो एक ही हैलोजन को ले जाएगा और जिंक पे +2 होता है और आयोडीन पे -1 होता है, इसलिए जिंक 2 आयोडीन को ले जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ मिल जाएगा ZnI2। जब ZnI2 मिला, तो सर ये R इस R के साथ चला जाएगा, R R बन जाएगा, एक R रह जाएगा, है ना? तो ऐसे ही आप जनरली CH3I ले लो, ठीक है? Zn ले लो, फिर I ले लो, प्रोडक्ट बताओ, तो सेम ये सर मुझे वुर्च रिएक्शन दिखाई दे रही है, बट वुर्च रिएक्शन की कंडीशन अलग थी, वहाँ सोडियम लिया था, यहाँ जिंक लिया है और जिंक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अभी देखा ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो जिंक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिंक R2, ये R2 क्या है? जैसे ZnCH3 का होल ट्वाइस, 2 क्यों जोड़े? लिथियम पे तो एक ही जोड़ा है, अरे लिथियम पे +1 होता है इसलिए एक ही कार्बन जोड़ा है,
जिंक पे +2 होता है, इसलिए 2 कार्बन जोड़ा है, क्योंकि एक कार्बन पे -1 होता है, 2 कार्बन -2 होगा, जितना +2 होगा उतना ही -2 होना चाहिए, ठीक है? इन रिएजेंट को फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन कि फ्रैंकलिन रिएजेंट इनमें से कौन है? तो जिंक वाले रिएजेंट को, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा जिंक का, क्यों है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? क्योंकि जिंक मेटल है, ये कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, जिंक मेटल है, ये कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और मेटल और कार्बन के बीच में जहां डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है। तो फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होते हैं? जिंक वाले कंपाउंड को, जिंक वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है कि जिसमें जनरली हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन होता है, तो आयोडीन वाला जब हम मॉलिक्यूल लेते हैं एल्काइल का, ठीक, तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, तो जिंक यहाँ आयोडीन को लीव आउट करा देता है, ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा? एल्केन मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर? ZnI2 मिल जाएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा हमें देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक और बीएससी लेवल पे देखो, क्लास 12 लेवल पे शायद यही रिएक्शन पूछी जाए, शायद ही रिएक्शन पूछी जाए, बट ग्रेजुएशन लेवल पे ये रिएक्शन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो प्रीवियस एनालिसिस करके ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर उत्तराखंड के एग्जाम में नहीं कह रहा मैं, और भी जो एग्जाम हुए, लैब असिस्टेंट क्या हो गया या टीचिंग वाले जो एग्जाम हो गए, उसमें कोरे हाउस सिंथेसिस डायरेक्ट कई बार पूछा गया, ठीक है। डायरेक्ट पूछा गया इनमें से कौन सी कोरे हाउस सिंथेसिस को दिखा रहा है, ये रिएक्शन दे देता है, कोरे हाउस सिंथेसिस में लग रही होती है, ठीक है। क्या होती है कोरे हाउस सिंथेसिस? तो देखते हैं, सी फॉर कोरे है ना, तो सी फॉर कॉपर है, इसमें जनरली हम कॉपर को एज ए जो है रिएक्टेंट भी लेते हैं। कैसे लेते हैं जरा पहले समझते हैं पूरा फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास सेम एल्काइल हैलाइड होगा, इसकी रिएक्शन हम लिथियम से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Li एक इलेक्ट्रॉन देगा, X यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और R और Li आपस में बॉन्ड बना देते हैं, ऐसे करके बॉन्ड कुछ बन रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, RX, R क्या है? एल्काइल, और X मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप है, हैलोजन है कोई भी। लिथियम से रिएक्शन करा रहा हूं तो आपको मिल गया एल्काइल लिथियम, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें कोई भी कॉपर का हैलाइड डाल दो, कॉपर +1 वाला, ठीक है। हैलाइड ऑब्वियस आता है, हैलाइड को तो +1 और -1 होता ही है, ठीक। अच्छा एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, कॉपर पे +1 चार्ज होता है तो क्या कहते हैं, और कॉपर पे +2 होता है तो क्या कहते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर कॉपर पे +1 चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रस, ठीक है। और ध्यान रखना +2 चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक। ये पता होना चाहिए, अंतर है, ठीक। जैसे आयरन है, आयरन पे +2 चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं फेरस, और आयरन पे अगर +3 चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। तो ध्यान रखना, कम वाले चार्ज पे अस लगा देते हैं OUS, और ज्यादा वाला चार्ज होगा, ज्यादा वाला चार्ज होगा तो उस पर इक लगा देंगे। जैसे कॉपर भी देखो, कम कौन है +1, तो प्लस वाले पे OUS लगा दिया, और ज्यादा वाले पे IEC लगा दिया, ठीक है। तो ये अंतर होता है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप CUX से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा, देखो यहाँ R, 2 R यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और Cu से यहाँ देखो Li जुड़ता हुआ दिखेगा। ऐसी कंडीशन पे Li पे प्लस होगा और कॉपर पे यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम होता है लिथियम डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, एक मिनट रुक जाएगा, डाई एल्काइल। देखो लिथियम है, 2 एल्काइल है, कॉपर है, ठीक है, बट कॉपर पे है माइनस चार्ज, तो नाम हो जाएगा क्यूपरेट। बताया ना 8 कब आता है, जब माइनस चार्ज होता है। फिर से कुछ चीजें पक्की करके बता रहा हूँ, ईएम जब आता है जब किसी पे प्लस चार्ज होता है, 8 या आइड जब आता है जब किसी पे माइनस चार्ज होता है। कॉपर पे साफ साफ माइनस दिख रहा है, बता भी दिया है क्यों माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ नेमिंग सीखते हुए चलो। फिर ये भी बता चुका हूँ, कॉपर अगर +1 में है तो क्यूप्रस होगा, तो यहाँ आपने क्यूप्रस हैलाइड लिया है क्योंकि +1 वाला लिया है, तो क्यूप्रस हैलाइड लिया होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा क्यूप्रिक हैलाइड है, तो वहां Cu पे X2 लगा होगा भाई, Cu पे +2 है, X पे -1 है, मेरे रूल आपने सीखा है कि भाई 2 इधर जाता है 1 इधर आता है, CuH2 बन जाएगा। बहुत सरल सी बात है, बेसिक सी बात है, ठीक। इसके बाद आपको करना है, इसकी रिएक्शन किसी भी डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से करा दो। R का मतलब CH3 होगा, R डैश का मतलब मान लो C2H5 है, डिफरेंट कोई एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको एल्केन मिल जाएगा। और जनरली कोरे हाउस सिंथेसिस हायर एल्केन बनाने के लिए होता है, हायर का मतलब जिसपे ज्यादा से ज्यादा कार्बन जुड़े हों, ऐसी एल्केन बनाने के लिए कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो एक रिएक्शन दूं, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ। ये क्या बोल रहे हो सर, ऐसा कार्बन जिसपे 2 ग्रुप लगे हों सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका जनरल नाम लिखो, क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है सर प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन, ठीक। सबसे पहले मैं यहाँ दे रहा हूँ लिथियम,
बताओ ए क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो? ऊपर से देख के मैं सीधा-सीधा छाप दूँगा और यहाँ Li जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्या नहीं? बिल्कुल जुड़ेगा। सेकेंडरी लिथियम प्रोपेन मिल जाएगा। मिलेगा? लिथियम पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। क्लियर? अब इसके बाद मैं कर रहा हूँ कॉपर का कोई हैलाइड दे रहा हूँ और जनरली मैं CuI ले लेता हूँ। क्या ले लिया? कॉपर आयोडाइड ले लिया। कॉपर आयोडाइड नहीं होगा, क्यूप्रस आयोडाइड इसका नाम होगा। ठीक है? कॉमन में कॉपर भी बोल सकता हूँ बट क्यूप्रस बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, पे लगेगा इन्फॉर्मेटिव पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो फिर आगे क्या होता है? सर Cu पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाने चाहिए। अच्छा 2 का मतलब अच्छा ये थोड़ा गलत जोड़ा है सर आपने, इसको ठीक कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि सर ग्रुप देखो क्या है? ग्रुप है CH3 पे देखो इधर, सर ग्रुप तो ये है, आप हमें सिखा रहे हो, जल्दी से सीखो। CH3 है, इस पे कार्बन है। ये कार्बन कॉपर से जुड़ा होगा Cu से और ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। सर ये ऐसे जुड़ा होगा जैसे आप बता रहे हो वैसे नहीं जुड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सर ये है और ये ग्रुप देखो ये ग्रुप R ये कॉपर से 2 बार जुड़ा है। 2 बार जुड़ा है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल जुड़ा है। अब सही करा है ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही करा है। ठीक? और यहाँ क्या आ जाएगा? Li पे प्लस आ जाएगा। अब इसका नेम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इसका नेम लिखोगे सेकेंडरी डाई एल्काइल, एल्काइल की जगह क्यों लिखोगे? प्रोपाइल लिखोगे। बार-बार एल्काइल लिखोगे? 1 मिनट देना भाई। सेकेंडरी डाई क्यों? डाई मतलब 2 बार दिया है, ठीक है? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया। ठीक? अच्छा इससे पहले लिथियम लगाना होता है नेम में? हाँ जी, लगाना होता है। नेमिंग कराते हुए चल रहा हूँ भाई, नेमिंग करते हुए चलो। लिथियम सेकेंडरी, सेकेंडरी क्यों? क्योंकि सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। ऐसा कार्बन जिसपे 2 ग्रुप 2 डिग्री, सेकेंडरी लिख दिया। तो लिथियम सेकेंडरी डाइप्रोपाइल चुपरेट इसका नाम हो जाएगा। 8 क्यों लगा देते हो सर? 8 इसलिए क्योंकि इसका खाने का मन है ना? ईट 8 एटन ऐसा नहीं है। कॉपर पे कैसा चार्ज है? माइनस और आपने तो प्लस लगा रखा है, माइनस बना दो। ठीक है? अब मान लो कोई भी जो आपका मन करता है वो एल्काइल हैलाइड ले लो, मैं इथाइल क्लोराइड ही ले लेता हूँ। CH3 CH2 Cl ले लेता हूँ। अब बता दो क्या कर दोगे सर? अब ये कर देंगे कि ये जो ग्रुप है ना, इसको इस पे जोड़ देंगे। ये तो कर रहा हूँ, R को इस R डैश पे जोड़ रहा हूँ, इस ग्रुप को इस पे जोड़ दो। जोड़ देते हैं। CH3 ये था सर CH, ये था सर CH3। ये CH की साइड से कार्बन जुड़ रहा है तो CH की साइड से इस पे जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा CH2। जोड़ना भी आना चाहिए। कैसे जोड़ा? सर ये CH से Cu पे जुड़ रहा है और जिस साइड से ये Cu पे जुड़ेगा उसी साइड से इस R पे जोड़ना है। तो CS साइड से ये कॉपर पे जुड़ रहा है तो CS साइड से ही मैं इस आगे वाले CH2 और CH3 पे जोड़ दूँगा। वही कर दिया। अब नेमिंग करना है 1 2 3 4 कर लो। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस और ये एग्जाम में मैंने बोला है काफ़ी बार पूछा गया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ध्यान में रखना। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज गुण और गुण 2 तरीके के हैं, सद्गुण और अवगुण। मजाक कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज 2 तरीके की हैं, जिसमें पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहेंगे रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण हमेशा भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं कि किसी की भौतिक अवस्था कैसी है, वो ठोस है, द्रव्य है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी स्मेल कैसी है ना? जिसको हम फिजिकल ऑर्गन का यूज करके, सेंस ऑर्गन का यूज करके देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो स्मेल हो गया, है ना? उसका कलर हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नहीं समझ में आया तो ऐसे करके समझो, जो केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे पढ़ लो, क्लियर है? बाकी ईज़ी तरीका यही है कि भई सॉलिड अवस्थाएँ किसी की दिख रही हैं, तो उसी को हम फिजिकल स्टेट कहते हैं, है ना? भौतिक अवस्थाएँ। तो भौतिक अवस्थाएँ सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ठीक है? दिख भी सकता है, दिख भी नहीं सकता है, गैस तो ऑब्वियस बात है, विज़िबल, इनविज़िबल दोनों हो सकता है। इसके अलावा स्मेल, उसका टेस्ट कैसा है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है? चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सभी ने पढ़ी है कि कार्बन नंबर 1 से 4 वाले मतलब मीथेन से ब्यूटेन वाले, ये सभी ना गैसेस होती हैं। ये सभी कैसी होती हैं? गैसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, ये हमारी गोबर गैस होती है, गोबर गैस, और यही हमारी सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में यही कहते हैं आई थिंक। एक बार हिंदी माध्यम वाले बच्चे उसको हाँ, बिल्कुल यही कहते होंगे, संपीड़ित, क्योंकि कंप्रेस का मतलब ये होता है संपीड़न करना, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है? या फिर सिंपल बोला जाए नेचुरल गैस। सर क्या फ़ॉर्मूला होता है? सर सभी का एक ही फ़ॉर्मूला होता है CH4 मीथेन, और ये गैस होती है सीएनजी, कंप्रेस कर रहे हो उस गैस को, है ना? क्योंकि गैस ज़्यादा वॉल्यूम घेरती है, इसलिए हम उसपे प्रेशर लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं, छोटे एरिया में लाते हैं, छोटे-छोटे सिलेंडर्स में भर देते हैं, ठीक है? फिर ऐसे ही आपने देखा होगा प्रोपेन और ब्यूटेन जो हमारे एलपीजी होती हैं,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्स करके दी जाती है, तो वो भी लिक्विफाइड है, गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करा जा रहा है। तो जो घर में एलपीजी आ रही है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। क्लियर? तो कार्बन 1 से कार्बन 4 वाली गैस होंगी। फिर कार्बन अगर आप 5 से देखो आगे वाले हिस्से वाले, ठीक है? कार्बन 17 तक देखो तो ये सभी द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं और इससे ज़्यादा वाले सारे हायर मेंबर 17 के बाद वाले सारे मेंबर सारे सॉलिड ही मिलेंगे। ये कुछ बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये सबसे बेसिक बात है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई सबसे पहले मिलेगी फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्लियर? अब इसका आता हूँ एक और क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे, स्टार करके इसको नोट कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी माध्यम वालों के लिए गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान से सुनना, वो ये बनेगा, जो इवन नंबर के कार्बन होंगे ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास है मीथेन, आपके पास है ईथेन, आपके पास है प्रोपेन, ठीक है? आपके पास है ब्यूटेन, C3H8 है, ठीक है? C4H10, C5H12 है। एक आध और लिख देता हूँ, C6H14। अब जितने भी इवन वाले हैं, उसका अपने बगल वाले ऑड वाले से मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हमेशा ज़्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पर समझना, अगर C6H14 तक है, पहली बात, जैसे-जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बट मैं बोलूँ ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर C6H14 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देन किससे? देन होगा ये किससे? C6H14 लिख दिया, तो ये हो जाएगा सर इसके बाद C4H10, ठीक है? इसके बाद आएगा C5H12, क्यों? क्योंकि सर आपने बताया ये जो इवन वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड वाले से ज़्यादा होगा। तो 4 वाले का जो कि इवन है, सम संख्या है, समझ में आ गया सम क्या है? इवन, इवन का मतलब इसमें कार्बन की संख्या सम है, ऑड मतलब जिसमें कार्बन की संख्या विषम। क्लियर? तो इवन वाले जो होंगे उस सभी का ऑड वाले से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट गलनांक की। ऐसे ही फिर कौन आएगा? सर C5 हो गया, C4 हो गया, इसके बाद आएगा C2 वाला, ठीक है? C5H12 का है लिख दिया? हाँ, सही लिखा है, C5H12 भी होगा, ठीक है? चलो आगे देखो C4 हो गया, अब C2 आया, C2 H6 आएगा, देन उसके बाद कौन आएगा? सर उसके बाद आएगा C3H5 आ जाएगा, क्लियर है? अच्छा नहीं, ये आपने गलत लिख दिया, क्योंकि C4 कर दिया, C6 कर दिया, C5 कर दिया, ठीक है? 1 मिनट रुकना, पहले वाले का बाद वाले से, जस्ट अ मिनट, ठीक है? इसको सही से लिख के बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप भी कन्फ्यूज़ होगे। मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट मैं ये कहूँगा कि मैं ऑर्डर प्रॉपर बता रहा था। अरे भैया 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ठीक है? इसको ढंग से देख लेते हैं। तो देखिए, समझिए पूरी बात को। मैं कह रहा हूँ जो इवन वाला होगा, जैसे पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। C2H6 है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये CH4 से ज़्यादा होगा। बहुत सरल सी बात, क्लियर? ऐसे ही देखो, C4H10 है, अब समझ में आएगा शायद, ठीक है? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? C3H8 से ज़्यादा होगा। ऐसे ही C6H14 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? C5H12 से ज़्यादा होगा। आई थिंक अब ये शायद आपको क्लियरली समझ में आया। सिंपल सा तरीका ऐसे समझ सकते हैं, ठीक? जितने भी इवन वाले हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बहुत सरल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर? इसके बाद एक और प्रश्न जो आ सकता है, वो आ सकता है बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसको हम क्वथनांक भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्वथनांक भी कहते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो पहली बात मैं आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा चुका हूँ कि सिंपल चेन जो होती हैं, ठीक है? अगर उसी का आइसोमर है, आइसोमेरिक ब्रांच चेन, ऐसे लिख देता हूँ, आइसोमेरिक ब्रांच चेन, ठीक? आइसोमेरिक ब्रांच चेन है। तो अगर सिंपल चेन है और उसकी आइसोमेरिक ब्रांच चेन है, ठीक है? जिसको मैं चेन आइसोमेरिज्म भी कहता हूँ, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहता हूँ, पढ़ा चुका हूँ आइसोमर्स। तो ध्यान रखना सिंपल चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा आइसोमेरिक से। कैसे? फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैं ले रहा हूँ पेंटेन, पेंटेन मतलब सर इसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है? इसी का एक आइसोमर बनाओ, ठीक है? आइसोमर याद है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पेंटेन है तो उसपे C5 होंगे, H12 होंगे, ठीक है? एक सिंपल चेन भी बन सकती है। सर इसको मैं ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है? सर इसका एक और आइसोमर बन जाएगा। हाँ जी सर, इसके 3 आइसोमर बनेंगे, बना के भी देखिए, ठीक है? ये वाले हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, यहाँ CS लगा देता हूँ। सर ये तीनों इसके आइसोमर हैं, तीनों का ही फॉर्मूला C5H12 है, तीनों कैसे हैं? आइसोमर हैं और ये किस तरह का आइसोमर होता है? आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, ये होता है सिंपल चेन आइसोमेरिज्म या जिसको हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक? तो अब जरा देखो ये सिंपल चेन है, ये इसकी आइसोमेरिक ब्रांच, ब्रांच का मतलब इसकी शाखाएँ निकल आई, है ना? ये शाखाएँ निकल आई।
तो ध्यान रखना सिंपल चेन वालों का ब्रांच वाले से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट जिसका क्वथनांक है वो हमेशा अधिक होगा। सर क्या रीज़न है इसका? रीज़न दिया था ना वैन डर वाल फोर्स, ठीक है? वैन डर वाल फोर्स और वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्या? हाँ जी, ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय। पढ़ा चुका हूँ ध्रुवीय और अध्रुवीय सब केमिकल बॉन्डिंग में। ये अध्रुवीय क्यों है? क्योंकि इसपे कोई भी ध्रुवीकरण मॉलिक्यूल या चार्ज मॉलिक्यूल हमें नहीं दिखाई देता। ये अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें वैन डर वाल फोर्स देखने को मिलता है। और वैन डर वाल फोर्स जो होता है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा और जिसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वथनांक वो भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है या तो हाइड्रोजन याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे या फिर वैन डर वाल फोर्स पे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्स को कंपेयर कर रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जीतता है। मतलब जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन वैन डर वाल फोर्स से। ठीक? बट जब सभी में वैन डर वाल फोर्स है क्योंकि सभी नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं, तो सभी का में क्या लगेगा? वैन डर वाल फोर्स लगेगा। ठीक? तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल फोर्स पे। वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? जिसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो भाई सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? भाई जितना बड़ा चेन उतना ज़्यादा सरफेस एरिया। देखो यहाँ चेन कम हो गई, सरफेस एरिया कम। यहाँ चेन और कम हो गई, सरफेस एरिया और कम। क्लियर है? तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो इसका वैन डर वाल फोर्स अधिक है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? सबसे अधिक। ठीक है? तो ये डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। याद कर लीजिएगा बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न। ठीक है? तो आज की क्लास को मैं प्रॉपर्टीज तक ही पढ़ा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगली क्लास में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ठीक है? जो यूजेस होंगे, यूजेस हालांकि मैंने उसके बता ही दिए जो जनरल यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है? अच्छा, साथ के साथ कुछ और यूज भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा सर मीथेन। मीथेन हमारा क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये मीथेन ही होता है। ठीक है? जिसको हम नेचुरल गैस, गोबर गैस कहते हैं। फिर मैंने बताया जो आपका ईथेन होता है, ये भी काफ़ी सारी फ्लेम, जो आपने देखा होगा ना फ्लेम फायर, वो काफ़ी जगह पे होता है। आपने देखा भी होगा, जैसे डीओ होता है, डीओ की तरह होता है, उसको प्रेस करते हो तो उसमें आग निकलती है ना? या फिर उसमें आग लगाओ तो आग निकलती है। हालाँकि डीओ में भी निकलती है आग लगाने पे, बट उसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, ठीक है? तो उसमें जनरली ईथेन और मीथेन को मिक्स करके रखा जाता है। फिर बताया प्रोपेन, C3H8 और C4H10, ये दोनों आपकी एलपीजी में भरी जाती है। ठीक है? तो इनके यूज़ जो है वो देखते हुए चल रहे हैं। इसके बाद जो पेट्रोल होता है, उसमें प्रेज़ेंट होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन। इसके अलावा जो डीज़ल होता है, डीज़ल, उसमें प्रेज़ेंट होता है डेकेन, मतलब 10 कार्बन वाला। इसीलिए डीज़ल ज़्यादा हार्मफुल है, 10 कार्बन है, एक बार में ही 10 कार्बन जलेंगे, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। यहाँ ऑक्टेन 8 कार्बन जलेंगे, तो इसमें 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। मीथेन एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एक बार जलने पे एक ही देगा, एक बार जलने पे पेट्रोल 8 देगा, डीज़ल 10 देगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमें सीएनजी यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का 1 मॉलिक्यूल जलाओ 8 मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, डीज़ल का 1 मॉलिक्यूल जलाओ 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए डीज़ल ज़्यादा हार्मफुल है ना? बट डीज़ल की एनर्जी ज़्यादा है ना? कंबस्टिबल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा कार्बन जलेंगे। पेट्रोल की थोड़ी कम हो जाएगी, सीएनजी की और कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं सीएनजी जो है गाड़ी वो पहाड़ों पे नहीं चल पाती है। रीज़न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है, कम एफिशिएंसी से जलेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड कम देगा, बेनिफिट भी है। ठीक है? तो ये इसके यूजेस भी हैं जो मैं आपको हाथ के हाथ बता रहा हूँ। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्लास में जितने भी यूजेस अगर कोई दिखेंगे वो बताता हुआ चलूँगा। ये याद करते हुए चलिएगा। ये डायरेक्ट जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो याद रखना ही होता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल की प्योरिटी के लिए हम कौन-सा टेस्ट करते हैं? ऑक्टेन टेस्ट करते हैं। ध्यान में रखना ऑक्टेन है तो ऑक्टेन टेस्ट ही करेंगे, कितना ऑक्टेन प्रेज़ेंट है। ऐसे डीज़ल की प्योरिटी के लिए कौन-सा टेस्ट करोगे? डेकेन टेस्ट करते हैं। ठीक है? अगर ऑप्शन में ना हो तो ऑक्टेन ही लगा देना। बट हाँ, डेकेन टेस्ट करते हैं। डेकेन मतलब कितने वहाँ पे C10 मौजूद हैं, कार्बन 10, C10H22 मौजूद हैं। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखिएगा, रिवीज़न कीजिए, मैं बार-बार बोल चुका हूँ। अगर आप 5th स्टेज वाले बच्चे हैं, बन के दिखाइए, प्रॉपर सेशंस देखिए, वीडियो जो आप देखते हैं, उसके बाद नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीज़न कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और यदि आपको लगता है कि सर कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? हमारे साथ बिल्कुल स्ट्रैटेजी वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने बताया था मात्र ₹99 में कोर्स ये पूरा जो है इसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है मिला करेंगी। प्रॉपर आपका कोर्स जो है चल रहा है, टीच मी टैब पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ₹99 में मात्र है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सब कुछ हमारी तरफ से कराया जाएगा, चाहे वो जीएस का पोर्शन है, चाहे वो केमिस्ट्री का पोर्शन है फॉर द 75 मार्क्स, ठीक? इसके अलावा यदि आप बीएससी लेवल स्टैंड की तैयारी का तो मैंने बता दिया। अगर आप हायर एजुकेशन वाले की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ₹299 का हमने बैच रखा है,
उसमें ऑब्वियस बात है केमिस्ट्री बता चुका हूँ 200 मार्क्स की है, जीएस 100 मार्क्स का है, वहाँ पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न का है, ठीक है? तो उसकी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए जिसका पूरा रिकॉर्डेड बैच चल चुका है 15 अगस्त से, उसकी रिकॉर्डेड सीरीज़ हमने डालना शुरू कर दी है, ठीक है? मात्र 299 रुपीज़ में वो बैच हमने रखा है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, नॉट लाइव, ओनली रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। बट हाँ, डाउट वगैरह हर संडे में मैं क्लियर करा करूँगा, ऐज़ ऑन योर डिमांड। जिस दिन आपको लगेगा डाउट पूछना है, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करा करूँगा। प्लस जीएस आपको पढ़ाया जाएगा 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, सेम फंडा वहाँ भी दिया जाएगा। बट वहाँ पैटर्न अलग है, मैंने बताया था, क्लास 11 12 की केमिस्ट्री करनी है विद प्रैक्टिकल, तो ही वहाँ पे आप जो है सफलता पाओगे। और मैंने बोला था अगर दोनों को साथ में लेना चाहते हैं, तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक? अगर आप ऑफर देना चाहते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे ये कोर्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है? इतना मटेरियल यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, जिसको डेमो लेना होता है, 1-2 क्लास काफ़ी होती हैं। मैं तो पूरा पोर्शन ही आपको कंप्लीट एक टॉपिक जो कि लैब असिस्टेंट वाला है, ये फ्री करा रहा हूँ। बस टेस्ट सीरीज़ क्योंकि ऑब्वियस बात है भई अच्छे क्वेश्चन्स छाँटने में, देने में टाइम लगता है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ में भैया मेहनत करनी पड़ेगी, मैं किससे अगर हेल्प भी लूँगा इस चीज़ की तो ऑब्वियस बात है मुझे उसे भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। इसीलिए मिनिमल सी फीस रखी गई है जो कि आगे आने वाले 6 महीनों तक 7 महीने तक जब भी आपका पेपर है, जब तक ये आपका पूरा कोर्स रहेगा। तो इतने लंबे समय तक इतने छोटे अमाउंट में अगर आपको कोई कोर्स मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट ऑब्वियस है उठाना चाहिए। फोर्स नहीं कर रहा, इच्छा है। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ, समझ में आपको आ रहा है, तो येस यू मे जॉइन द कोर्स और आज की क्लास को इतना ही रखना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू, बाय-बाय एंड टेक केयर।